बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी के एक न्यू एपिसोड शुरू करेंगे। जैसे मैं चंदा के कमरे की तरफ गया, वो इस पूरी तरह उछली जैसे मैंने इसके कान के पास रख के रिवाल्वर चला दिया हो। कौन? इसने गैर इरादी तौर पर पूछा और उठ के सीधी बैठ गई। फिर इसकी निगाह ने मुझे देखा और इसका वजूद जैसे पत्थर का हो गया। मैंने इसकी आंखों में बेयकीनी का खौफ देखा। इसे अपनी आंखों पर एतबार करना मुश्किल हो रहा था। वो डर रही थी कि यह हकीकत नहीं, ख्यालों का सराब है। चंदा का चेहरा सुस्ता हुआ पड़ा था। इस पर अंदेशों के और तफक्कुरात के अफसरदा साए साफ नजर आते थे। इसकी आंखों के गिर्द रंजो अलम के सुरमई हल्के से पड़ गए थे और इसके लबों की मुस्कुराहट बुझी हुई थी। वो बेतरतीब और किसी हद तक शिकन आलूद और बेकरीना लिबास में थी और इसके बाल परेशान थे। मैं इसके पास बैठ गया। चंदा, क्या बात है? इसने पलक झपकाए बगैर मुझे देखना जारी रखा। तुम आ गए हो? ये मेरी नज़रें मुझे धोखा दे रही हैं। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो हाथ ठंडा और ज़िंदगी की हरारत से महरूम था। इसमें बेयकीनी की कौन सी बात है? लेकिन तुम तो... मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें चंदा? ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? चंदा ने ख़ुद को संभालने की कोशिश की। इसने अपने बाल पीछे किए और दुपट्टा उठा लिया। तुम अचानक सामने आ गए तो मुझे यकीन नहीं आया कि और फिर इतने अरसे बाद मैंने तुम्हें ऐसे देखा है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई पुराना ख्वाब देख रही हूँ। कब आए तुम? मैंने कहा, 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए। झूठ मत बोलो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट हुआ होगा। मैंने कहा, मैं कमाल और कमर के साथ था। इसने मुझे नज़र जमा के देखा। तुम पुलिस की तहवील से फ़रार होके आए हो? मैंने कहा, मैं नहीं, पुलिस की हिरासत से शाह आलम फ़रार हुआ है। इसने एक ठंडी सांस ली। नासिर अज़ीम अभी तक शाह आलम की हिरासत में है? मैंने कहा, नहीं, वो भी आज़ाद हो गया है और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ चंदा। मैं किसी शाह आलम को नहीं जानता, इसकी बात भी करना नहीं चाहता। क्या ये तुम्हारे इख्तियार में है? वो स्पॉट लहजे में बोली। हाँ, अब है, मैं वाकई लौट आया हूँ। वो सर हिला के बोली। मैं कैसे मान लूँ? तुम कितने बेबस हो ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम अपनी ज़िंदगी जीने के हक़ से बहुत पहले महरूम हो चुके थे। मैंने कहा, मैंने ये हक़ फिर हासिल कर लिया है, मुझ पर यकीन करो। वो मुझे इस तरह खाली खाली नज़रों से देखती रही। मुझे कल भी यकीन नहीं था कि तुम पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गए हो। मुझे इस वक्त भी यकीन नहीं है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो ही हकीकत है। ऐसा क्यों हो रहा है नासिर? मैंने कहा, अब खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। चलो उठो। उठ के क्या करूं? मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है तुमसे। वो मायूसी से बोली। नहीं नासिर, मुझे बाहर जाने से डर लगता है और तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस अब मुझे नहीं पकड़ सकती। फ़रार शाह आलम हुआ है तो वो नासिर अज़ीम को क्यों पकड़ेगी? उठ के कपड़े बदलो, तैयार हो जाओ। इसने फिर पस पेश किया। देखो, जो बातें करनी है यहाँ बैठ के करो, बाहर जाना क्या ज़रूरी है? मैंने कहा, बाहर जाना बेहद ज़रूरी है, मेरा दिल नहीं चाहता। मैंने कहा, दिल की मत मानो, अक्ल की बात सुनो। मुझे सब बताया है कमाल ने कि कैसे तुमने तारकुत दुनिया हो के इस क्वार्टर में बंद कर लिया है ख़ुद को। कमर ने बताया है मुझे कि तुमने ख़ुद को ज़िंदगी की खुशियों से दूर कर लिया है। वो उदासी से मुस्कुराई। वो ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। नहीं चंदा, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैंने इसका हाथ पकड़ के खींचा और इसे खड़ा कर दिया। तो मेरे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? इसने जैसे खुद से पूछा। अगर कहाँ तक? मैंने कहा, जहाँ भी मैं कहूँ, जहाँ तक भी मैं चाहूँ। तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा चंदा, तुम्हें मेरी कसम। इसके बाद चंदा ने मज़ाहमत तर्क कर दी। इससे 10 मिनट में लिबास बदला और हल्का सा मेकअप करके बोली, अब बताओ कहाँ जाना है? मैंने कहा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज हम पैदल जाएंगे और थक जाएंगे तो टैक्सी में बैठ जाएंगे या तांगे में। आहिस्ता आहिस्ता के बेरौनक बेजान चेहरे पर शादमानी की मुस्कुराहट सुबह की पहली किरण की तरह फूट रही थी। हम चलते गए और बातें करते गए। चंदा का लहजा और पहले नाराज़ी, मायूसी और अफसरदगी का आयनादार था, तो रफ्ता रफ्ता इसमें एक खुशगवार तब्दीली आती गई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो एतमाद के साथ बात करने लगी, मुस्कुराने लगी और हंसने लगी। मैंने इसे सब बता दिया। अपनी गिरफ़्तारी से रिहाई पेश आने वाले वाक़यात इसी तरह सुना दिए जैसे वो आए थे। मैंने इसे अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम से आगाह कर दिया और अपने अज़ाइम से भी। वो रात बड़ी दिल फरेब और नज़र नवाज थी। आसमान पर 14वीं शब का चाँद अपनी ताबानी के साथ रोशन था और शायद ये मेरे एहसास की एक नई उमंग थी कि मुझे सारी फ़िज़ा हसीन लग रही थी। रात वजूद आगाज़ बहार की खुशबू से मामूर था और माहौल में जो सारा हुस्न समेट आया था। हम पैदल चलते चलते कई मील दूर निकल आए थे और वो बोल रही थी और मैं सुन रहा था। मुझे अचानक एक पुरसुकून और महफूज मुस्तकबिल के सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहने की बेजा समझ आ रही थी और मुझे कायल कर रही थी कि मेरी ज़िम्मेदारी सबके साथ इसका कितना हक़ बनता है।
मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी रफ़ाकत का एजाज़ मसीह जल्दी अपना रंग दिखाएगा। ज़रा सी देर में चंदा बन गई थी। इसकी सारी उदासी, अफसुर्दगी और देखते ही देखते एक दिलनवाज अदाए हुस्न में डल गई और बार बार वही चंदा बन गई जिसको अपने नाज़ो अंदाज़ और दिलबरी से नासिर अज़ीम को महसूर व महकूम रखना आता था। इतनी तेज़ी से रोनमा हुई थी कि ख़ुद मैं हैरान रह गया था। रात के 10 बजे जब चंदा ने कहा कि अब इससे मज़ीद नहीं चला जाता और वो थक गए, गिरने वाली है, तो हम शिमला पहाड़ी को अबूर कर चुके थे। हम एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा बैठे। वहाँ मैंने चंदा से कहा, चंदा मैं चाहता हूँ कि तुम हॉस्पिटल का यह काम छोड़ दो। वो हंस पड़ी। फिर क्या करूँ? शबनम की तरह सहाफ़त करूँ या नीलम की जगह फिल्मों में आ जाऊँ? वो तो रिटायर हो रही हैं। मैंने कहा, यहाँ तुम अपनी सलाहियत को और अपने आप को ज़ाया कर रही हो। तुम्हारी ज़िंदगी के मकासद में सिर्फ़ एक नर्स बन के ज़िंदगी गुजार देना तो शामिल नहीं था। जो काम तुम कर रही हो वो कोई भी नर्स कर सकती है। वो बोली, मेरा तो ख्याल है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये ठीक है, तुम कुछ नहीं कर रही हो सिवाय अपनी सलाहियतों को ज़ाया करने के। हॉस्पिटल का बीमार माहौल तुम्हें बीमार बना रहा है। इसने एक ठंडी सांस ली। शायद तुम ठीक कहते हो, मेरे असाब इतने मजबूत नहीं हैं, इतने डॉक्टर कमाल के। लेकिन मैं ये काम ना करूँ तो क्या करूँ? तो मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा, तुम्हारे साथ? हाँ, तुम मेरी पार्टनर्स बन जाओ। मुझे एक बाएतमाद साथी, एक भरोसे के काबिल मशीर, एक राजदार सेक्रेटरी और एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। वो बोली, लेकिन अभी तो तुम खुद भी कुछ नहीं कर रहे हो। मैंने अपना पुराना बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। इसके साथ ही मैं यतीम खाने की तमीज़, अज़ाइन और तंजीम के सारे काम मरहलावार करना चाहता हूँ। इसके बाद तकमील की मंजिल आएगी। पहले तश्कील का मरहला होगा, यतीम खाने का नक्शा और डिज़ाइन तैयार होगा, फिर तामीर का मरहला आएगा, इसकी इमारत मुकम्मल होगी। तामीर के बाद तज़ीन के मरहले में बिल्डिंग के लिए ज़रूरत का सामान फराहम किया जाएगा। आखिरी मरहला होगा तंजीम का, यानी इसके इंतज़ामी मामलात को संभालने का। ये सारे काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे तुम्हारे किसी मुअम्मद और शरीके कार की ज़रूरत। वो बड़े गौर से मेरी बातें सुनती रही और सोच में पड़ गई। क्या तुम वाकई मुझे इसका अहल समझते हो चंदा? क्या मैं तुम्हें समझता नहीं? मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए। इसने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें इनकार कैसे कर सकती हूँ? मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम रहती हो। इस क्वार्टर के तनावीर माहौल को निकल आओ। वो कुछ हैरान हुई। मेरे पास तो रहने की वही एक जगह है। मैंने कहा, तुम्हारी रिहाइश के लिए मैंने एक जगह ली है। मेरा प्राइवेट ऑफिस था, मगर मेरा ख्याल है कि तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। किसके साथ? इसने बराह रास्त सवाल से गुरेज किया। किसी के साथ नहीं, जगह बहुत महफूज है, तुम अपनी हिफाजत खुद भी कर सकती हो। लेकिन मैं 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख सकता हूँ। तुम एक बार चल के तो देखो वो जगह, फिर तुम खुद ही कायल हो जाओगी। एक बात पूछो नासिर? ज़रूर पूछो। मैंने कहा। वो मेज़ के आगे झुक के बोली, ये अचानक तुम्हें मेरी ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई? मैंने कहा, ये दिलचस्पी वैसे तो हमेशा से थी, लेकिन इसकी फौरी वजह तुम्हारी ये हालत है जिसका ज़िम्मेदार मैं ख़ुद को समझता हूँ। मैं अपनी कोताही या नादानी का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। मेरी बदकिस्मती ने या गर्दिश हालात ने हमारे ताल्लुक़ में जो दूरी पैदा कर दी थी, मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसने एक आ भरी। वक्त जो गुज़र जाता है वापस कैसे आ सकता है? आ सकता है चंदा, अगर हम चाहें। मेरी बात अधूरी रह गई। क्यों ना जाने कहाँ से उठ के कुछ लोग हमारे करीब आ गए। वो तादाद में 4 थे और इन्होंने हमारी मेज़ को चारों तरफ से घेर लिया। इनके जारहाना अंजाइम इनकी सूरतों पर तहरीर थे। इनमें से 2 अफराद के चेहरे मेरे देखे हुए थे। वो पीर सुबहान शाह के मुरीद और मुलाजिम थे और इसके साले ASP दिलावर शाह के मातहत थे। इन्होंने मेरी गिरफ़्तारी और अगवा में अहम किरदार अदा किया था और शक की कोई बात नहीं थी कि मुझे शाह आलम फ़र्ज़ करते हुए फिर कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते थे। मैंने अपना एतमाद बहाल रखा और उठ के खड़ा हो गया। क्या बात है? चंदा ने खौफ को अपने चेहरे से ज़ाहिर नहीं होने दिया। नासिर, झगड़ा मत करना। मैंने इसे तसल्ली दी। मैं सिर्फ इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या चाहते हैं। इनमें से एक आगे बढ़ा और इन सब के मुकाबले में सेहतमंद था और इसकी बड़ी बड़ी मूँछें थीं। इसे बाएं हाथ से एक मूँछ को मरोड़ने की आदत थी। इस तरह गैर शऊरी तौर पर वो अपनी बदमाशी का तासुर कायम करने की कोशिश करता था। इसने बड़े स्पार्ट लहजे में कहा, शाह आलम, ख़ुद को कानून के हवाले कर दो। मैंने हत्तुल इम्कान सख्त हैरान नज़र आने की कोशिश की। शाह आलम? कौन है शाह आलम? वो एक कदम और आगे आया। मेरे साथ ड्रामा मत करो। मैंने सख्त लहजे में कहा, आखिर तुम हो कौन? शाह आलम, मेरा नाम राव सिकंदर है। इसने मूँछों को ताव दिया। मगर मेरा नाम शाह आलम नहीं, मैंने एहतजाज के अंदाज में कहा। अब चंदा ने मुदाखलत की। इनका नाम नासिर अज़ीम है। हाँ, मेरा नाम नासिर अज़ीम है, मैंने इसरार किया। राव सिकंदर के जारहाना अंदाज नहीं बदले। झूठ बोलते हो तुम एक मफरूर मुजरिम शाह आलम हो, मैंने बरहमी से कहा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं झूठ बोलने की, गलत फहमी तुम्हें हुई है। राव सिकंदर ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। चलो थाने चलो, सब मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो, गलत फहमी के बच्चे। मैंने इसे एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह ज़बरदस्ती थाने ले जाने वाले?
मैं एक आज़ाद और अमन पसंद शहरी हूँ और मेरा नाम शाह आलम नहीं नासिर अज़ीम है। चंदा ने भी शोर मचाया, ये क्या बदमाशी है। राव सिकंदर ने इसे घूर के देखा। तुम चुप करके बैठो बीबी, हमें अपना काम करने दो। चंदा ने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा, ऐसे वारंट के बगैर तुम किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। एक मफरूर मुजरिम को हम कहीं भी देखें तो गिरफ़्तार कर सकते हैं। राव सिकंदर बोला। मैंने कहा, किसने दिया है तुम्हें गिरफ़्तारी का अख्तियार? चंदा ने कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम पुलिस वाले हो? राव सिकंदर ने जेब से एक कार्ड निकाला। मैं CIA का सब इंस्पेक्टर, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऊंची आवाज़ों के शोर ने इधर उधर की मेज़ों पर बैठे हुए बहुत से लोगों को मुतवज्जा कर लिया था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरी सूरत से किसी किस्म की परेशानी या घबराहट का इजहार ना हो और मैं सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचा लूँ। मुझे थाने जाने में कोई आर नहीं था, क्योंकि मैं बहरहाल ये साबित कर सकता था कि मुझे पहचानने वालों ने गलती की है और मैं शाह आलम नहीं नासिर अज़ीम हूँ। मेरे पास अपने शनाख्ती कार्ड और दूसरे दस्तावेजी सबूत भी थे। एक बार पहले मैंने अदालत में जज के सामने ये गलत फहमी रफ़ा करने के लिए 2 मुस्नद गवाह तलब कर लिए थे। इस वक्त भी मेरे लिए डॉक्टर कमाल फ़ारूकी और फिल्मों की सुपरस्टार नीलम को बुलाना मुश्किल नहीं था, मगर मैं चाहता था कि बात इस हद तक ना बढ़े। सब इंस्पेक्टर राव सिकंदर अपनी बात पर अड़ा हुआ था और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि मुझे अपने तमाम तर कानूनी और गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पुलिस स्टेशन ज़रूर ले जाएगा। मगर मेरी परेशानी दूर करने में कुदरत ने मेरी मदद की। पहले तो वहाँ बैठे हुए लोगों ने में से 2-4 उठ कर हमारे करीब आ गए और उन्होंने मामला ख़त्म कराने की कोशिश की। ये रोज़मर्रा मुशाहिदे की बात है कि इस किस्म की सूरत हाल में पब्लिक का वोट हमेशा पुलिस के खिलाफ होता है। लोग ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कानून के नाम पर पुलिस हमेशा लाकानूनियत का मुजाहरा करती है और अपनी ताकत के बल पर गलत काम करती है। वहाँ जमा होने वालों में से 3 गवर्नमेंट कॉलेज के लड़के थे जो बहुत जोशीले थे। वो मेरी हमायत में बोलने लगे, मगर इनके साथ आने वाले एक प्रोफेसर ने इन्हें रोक दिया और अपना तारुफ करा के मामला ख़त्म कराना चाहा। इंस्पेक्टर राव सिकंदर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर एहसान कादरी हूँ। इसने अपना हाथ बढ़ा के कहा, क्या मैं ये मसला हल करने में कोई मदद कर सकता हूँ? राव सिकंदर ने बादल नौखास्ता प्रोफेसर से मुसाफा किया, मगर इसे मुदाखलत की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। आप अपना काम करें जनाब और हमें अपना काम करने दें। अपना कार्ड निकाला। आखिर ये क्या धांधली है कि ज़बरदस्ती मुझे शाह आलम बना रहे हैं? मेरा शनाख्ती कार्ड देखें, मैं नासिर अज़ीम हूँ। प्रोफेसर ने मेरा शनाख्ती कार्ड लेकर गौर से देखा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। राव सिकंदर के कुछ बोलने से पहले एक शख्स नमूदार हुआ। यहाँ क्या हो रहा है जेंटलमैन? आप लोग अपनी अपनी जगह तशरीफ़ रखें। मैं इस होटल का मालिक फरमान अली हूँ। मैंने प्रोफेसर से शनाख्ती कार्ड ले लिया। मिस्टर फरमान, ये क्या गुंडागर्दी है? आखिर मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ खाना खाने आया था। मुझे ये लोग ज़बरदस्ती पकड़ना चाहते हैं कि तुम शाह आलम हो, हालांकि मेरा नाम नासिर अज़ीम है। मैं किसी शाह आलम को नहीं जानता। फरमान ने लोगों को वापस इनकी मेज़ों पर भेज दिया। आप परेशान मत हो, ज़बरदस्ती कौन गिरफ़्तार कर सकता है आपको? राव सिकंदर, तुम भी ज़रा मेरे साथ ऑफिस में आओ। आप भी हैं नासिर साहब। खातून, आप यहीं तशरीफ़ रखें और घबराएं नहीं, अभी सारा मामला सेटल्ड हो जाएगा। राव सिकंदर का एतमाद अब तज़ब्ज़ुब में बदल गया था, मगर वो इतनी आसानी से अपनी गलती पर शर्मिंदा होने वाला नहीं था। एक कानूनी मामला है। तो मुझे जानते नहीं इंस्पेक्टर राव सिकंदर? फरमान अली ने नागवारी से कहा। मैं अभी पहले पुलिस में था। मैं रिटायर्ड DSP हूँ। राव सिकंदर ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ, मगर फरमान अली अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैंने चंदा से कहा, तुम बैठो 2 मिनट, मैं आता हूँ, और फरमान अली के पीछे हो लिया। इसका ऑफिस रेस्टोरेंट के एक गोशे में बना हुआ कमरा था। मजबूरन सिकंदर को भी वहाँ आना पड़ा। आप तशरीफ़ रखें। फरमान अली ने मुझे एक कुर्सी पेश की। राव सिकंदर, तुम भी बैठो। तुम्हें किसी अच्छे होटल में जाकर शरीफ लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। ये शरीफ आदमी नहीं है। मेरे लिए सब मुअज़्ज़िज़ गाहक है। वो सख्ती से बोला, तुम अपने मामलात बाहर तय करो। तुम्हें किसी को गिरफ़्तार करना है तो अपनी कार्रवाई बाहर करो, और अंदर कुछ करना है तो पहले मुझसे बात करो। मुझे वारंट दिखाओ। ये मेरी गुडविल और रेपुटेशन का सवाल है। मैंने कहा, फरमान अली साहब, हम अक्सर यहाँ आते हैं। राव सिकंदर मानी खस अंदाज में मुस्कुराया। DSP साहब, इस शख्स पर एतबार मत करें। 1 नंबर का झूठा है, मगर ये शाह आलम नहीं है। फरमान अली ने कार्ड इसे दिखाया। मैंने कहा, शाह आलम एक सियासतदान था, इसे मरे हुए ज़माना हो गया है। एक बार पहले भी मुझे इसलिए पकड़ लिया गया था कि मेरी सूरत इससे मिलती है, मगर मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिल्डर्स हूँ। मैंने मजिस्ट्रेट के सामने 2 गवाह बुलाए थे जो मुझे शनाख्त कर सकते थे। मुझे पिछले 10 साल से जानते हैं। कौन है वो गवाह नासिर साहब? मैंने कहा, एक तो फिल्मों की सुपरस्टार नीलम है। वो चौंका। नीलम जानती है आपको? मेरे लिए वो बड़ी बहन की तरह हैं। आप इनके घर फ़ोन करें, वो अभी आ जाएंगे 10 मिनट में, वरना इनका सेक्रेटरी रईस आ जाएगा। इनके घर के सारे नौकर मुझे जानते हैं। इनके अलावा कमाल हॉस्पिटल के डॉक्टर कमाल फ़ारूकी हैं। आप इन्हें बुला लें। फरमान अली को मेरे पुरयकीन लहजे ने मुतासिर किया। अब बोलो, तुम क्या कहते हो सिकंदर? गवाहों को बुलाना ज़रूरी है? राव सिकंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। जिससे बुलाना होगा हम थाने में तलब करेंगे। हम इन्हें गिरफ़्तार तो नहीं कर रहे, इनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ चलें। क्यों चलें तुम्हारे साथ? आखिर मैंने बिगड़ के बोला, मेरे साथ मेरी बीवी है, इस पर भी थाने ले जाऊँ? अचानक राव सिकंदर के एक साथी ने करीब आकर इसके कान में कुछ कहा।
राव सिकंदर का जारहाना एतमाद फिर बहाल हो गया। अच्छा ये बात है, इसने अपने साथी से कहा और फिर फरमान अली से मुखातिब हो गया। देख लें जनाब, ये शख्स कितना झूठा है। जिसे ये अपनी बीवी बता रहा है वो एक नर्स है इसी कमाल हॉस्पिटल में। डॉक्टर कमाल इसका दोस्त है। ये हॉस्पिटल की नर्स को अयाशी के लिए लाया है और बकवास कर रहा है कि वो इसकी बीवी है। मैंने मेज़ पर मुक्का मारा। बकवास तुम कर रहे हो। राव सिकंदर के साथी ने कहा, जनाब मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये नर्स है। जब एक बार मैं बीमार होकर कमाल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था तो इसने मेरी तीमारदारी की थी। मुझे इस नर्स का नाम याद नहीं मगर ये वही है। मैंने कहा ये कमाल हॉस्पिटल के मालिकों में शामिल है, इसे तुम नर्स समझते हो। ये कर्नल खान की बेटी है और नर्स क्या किसी की बीवी नहीं हो सकती। फरमान अली चक्कर में पड़ गया। मेरा ख्याल है कि ये मामला आप लोग बाहर तय कर ले तो अच्छा है। राव सिकंदर तुम होटल के अंदर कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा हम यहाँ खाना खाए आए हैं और खाना खा के ही जाएंगे। राव सिकंदर अपनी कामयाबी पर मुस्कुराया। ठीक है, मैं बाहर मिलूँगा तुमसे और देखूँगा तुम्हें बचाने कौन आता है। मैंने कहा तुम्हारी सारी खुशफहमी दूर हो जाएगी इंस्पेक्टर। तुम जानते नहीं कि नीलम तुम्हारे किन आला अफसरान से बात कर सकती है और डॉक्टर कमाल की पहुँच कहाँ तक है। फरमान अली साहब, मैं 2 फ़ोन करूँगा, एक नीलम को और दूसरा डॉक्टर कमाल को। ज़रूर करें। फरमान अली मुझसे मुतासिर हो चुका था। मैंने नीलम को फ़ोन पर इस गलत फहमी के बारे में बताया। उसे रेस्टोरेंट का फ़ोन नंबर दे दिया। इसने दूसरी तरफ से मुझे पहले डांटा कि मैं अपनी बेएहतियाती की वजह से ख़ुद को मुश्किल में डालता हूँ और मुझे तसल्ली दी, फ़िक्र मत करो, मैं देखती हूँ कौन मिलता है इस वक्त। मैंने कहा इस इंस्पेक्टर का ताल्लुक CIA से है। ये कि एक SP से मेरी अच्छी शनासाई है, बस दुआ करो इससे रब्ता हो जाए। मैंने कहा इतनी सी बात के लिए SP को जहमत देने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम खुद आ जाओ तो ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। इस रेस्टोरेंट के मालिक फरमान अली खुद भी एक रिटायर्ड DSP हैं। ज़रा फ़ोन दो इसे, नीलम ने कहा। नीलम ने 2 मिनट फरमान अली से बात की होगी, वो रेशा ख़त्म हो गया। इसके लिए बड़े इश्तियाक और एजाज़ की बात थी कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार खुद चल के इसके रेस्टोरेंट में आ रही है। वो बड़ी न्याज़मंदी से इसे यकीन दिलाता रहा कि इसके आने तक नासिर अजीम को कुछ नहीं होगा। इसे फ़ोन रख के कहा, लो जी इंस्पेक्टर साहब, नीलम खुद आ रही है गवाही देने। अब तो शक की बात नहीं रही। राव सिकंदर ने जिस बात को अपनी अफसराना का मसला बना लिया था वो एक बेबुनियाद गलत फहमी साबित हो रही थी। चुनांचे वो खुश नहीं था, मगर अब इसके लिए भी हालात से समझौता करना नागुज़िर हो गया था। फरमान साहब, शक करना पुलिस का काम है। क्या मैं दूसरे गवाह डॉक्टर कमाल को भी तलब करवाऊँ इंस्पेक्टर? मैंने कहा। सब इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ। वो आपकी मर्ज़ी, वैसे ज़रूरत कोई नहीं। मैंने फरमान अली से कहा, नीलम जहाँ जाती है लोग पहचान लेंगे तो मजमा लग जाता है, कोशिश करें इसे परेशान ना हो। इसने मुझे यकीन दिलाया रेस्टोरेंट के अंदर इनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। सब इंस्पेक्टर राव सिकंदर को अब वहाँ मज़ीद क़याम करना अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था, मगर नीलम के शौक़ दीदार ने इसे भी रोके रखा। वो अपने 3 साथियों के साथ करीब ही एक मेज़ पर मौजूद रहा, लेकिन नीलम खुद नहीं आई। इसकी बजाय आला अफसरान का फ़ोन आ गया और रेस्टोरेंट के मालिक ने राव सिकंदर के ऑफिस में बुला कर रिसीवर थमा दिया। वो जब फ़ोन पर बात करके निकला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। इसने बड़ी खुफ्त के साथ मेरी टेबल पर आके मुझसे माजरत की और अपने 3 साथियों समेत वहाँ से चला गया। बज़ाहिर ये एक मामूली सा वाक़या था, गलत फहमी किसी को भी हो सकती। जब हकीकत सामने आ जाए तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए, मगर ना जाने क्यों अक्सर निचले दर्जे के पुलिस अफसरान इतने फ़राग दिल नहीं होते कि अपनी गलती तस्लीम करने में आर महसूस ना करें। हमारा खुशगवार मूड भी राव सिकंदर को परेशान कुन दखल अंदाजी से ख़राब हो गया था। ये वाक़या पेश ना आता तो शायद हम वहाँ बैठे बातें करते रहते, लेकिन इसके बाद भी चंदा कुछ खामोश हो गई। मैंने कहा, एक मामूली वाक़े पर इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। वो बोली, इसमें से एक ने मुझे भी पहचान लिया था नासिर। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? तुम्हें तो हॉस्पिटल आने वाले हज़ारों मरीज़ पहचानते होंगे, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए शाह आलम से जान छुड़ाना कभी आसान नहीं होगा। ये दोहरी शनाख्त तुम्हारे लिए मसाइल पैदा करती रहेगी। मैंने कहा, कुछ अरसे ऐसा ज़रूर होगा, मगर बिलाखिर शाह आलम की शनाख्त गुम हो जाएगी, माजी का भूला हुआ अफसाना रह जाएगा और इस वक्त तो नासिर अजीम की शख्सियत दोबारा भरपूर अंदाज में सामने आ जाएगी। हम वापसी में पैदल चलते रहे। मैंने चंदा की थकन के ख्याल से टैक्सी लेने की तजवीज़ पेश की। चंदा ने कहा, मुझे खुली रात की ताजगी में सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा ये साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक चंदा मेरे कुछ करीब आ गई। नासिर, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने रुक के देखा, मेरे पीछे पैदल आने वाले बहुत लोग थे, मगर इनमें से किसी भी शक नहीं किया जा सकता था। गालिबन हाँ वहम है तुम्हारा, या कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? वो पुलिस वाला मुझे बड़ा कमीना परवर लगता था शक्ल से। मैंने कहा, अगर वो अपनी मज़ीद बेइज्जती कराना चाहता है तो ज़रूर आए। चंदा हर चंद कदम के बाद मुड़ के पीछे देखती थी। वो एक अनजाने से इज़्तिराब में मुब्तला थी। रुको मत, चलते रहो। ख्याल है कि मैंने इसे देख लिया है। मैंने इसे गौर से देखा। कौन है वो? एक शख्स हमारे पीछे चल रहा था, तकरीबन 100 कदम के फासले से। मैंने कहा, पीछे तो बहुत लोग हैं। इसने जीन्स की पतलून पहन रखी है, हल्के नीले रंग की, और बड़े बड़े खानों वाली चेक की शर्ट है। चंदा ने बताया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे शक हो? वो हमारा ताक़ुब कर रहा है। हमसे 100 कदम पीछे तो इसके अलावा भी कई लोग होंगे। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। कई दूसरे लोग तेज़ चलते हुए हमें क्रॉस कर गए हैं, मगर वो टहलता हुआ आ रहा है। और 2-3 बार मैंने पलट के देखा तो वो चोर सा बन गया था, इधर उधर देखने लगा था। मैंने कहा, ओके,
हम चेक कर लेते हैं, आगे एक आइसक्रीम पार्लर है, हम वहाँ रुक जाएंगे। चमन आइसक्रीम के अंदर बैठने की जगह महदूद थी। बहुत से लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। फुटपाथ पर खड़े थे। बेडन रोड पर वन वे ट्रैफिक थी। बहुत से लोग इस खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी के अंदर ले आए थे। इससे ट्रैफिक जाम हो रहा था और आगे कैरी होम रेस्टोरेंट तक गाड़ियाँ फंसी हुई थी। मैंने चंदा को एक तरफ खड़ा किया और ख़ुद आइसक्रीम लेने अंदर चला गया। चंद मिनट बाद मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि चेक टीवी की शर्ट वाला आदमी सामने ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर खड़ा है। अब चंदा की बात मुझे ठीक ही नज़र आ रही थी। चेक शर्ट वाला हमारे पीछे यहाँ तक आ गया था। शायद हमसे कुछ दूर रहने के लिए इसने आइसक्रीम नहीं खाई और तकरीबन 50 कदम के फासले पर वाक़ ड्राई फ्रूट्स के स्टोर पर रुक गया, जहाँ से वो बआसानी हम पर नज़र रख सकता था। ताहम अभी मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि ये इत्तफाक नहीं था। एक शाहराए आम पर किसी का कुछ दूर साथ चलना और बार बार नज़र आना लाजमी तौर पर यह साबित नहीं करता था कि वो हमारा ताक़ुब कर रहा है। इसके दिल में शक भी पैदा नहीं करना चाहता था। चुनाचे मैंने इसे घूरने से गुरेज़ की। हम चमन आइसक्रीम शॉप पर इसलिए खड़े थे कि हमें शीशे के कप खाली करना थे, मगर वो ड्राई फ्रूट शॉप पर बिला वजह से खड़ा हुआ था। इसने मुख्तलिफ़ किस्म के बादाम चेक किए, फिर शायद भाव ताव करता रहा। जब थोड़े बादाम ले लिए तो नमकीन, पिस्ते और दूसरे मेवे देखने लगा। वो हमारी तरफ से बिल्कुल लाताल्लुकी का ज़ाहिर कर रहा था, मगर इसके अंदाज़ और कुछ चुगली खाते थे। वो भी जानते बूझते हमारी तरफ देखने से गुरेज करता रहा और फिर फरागत से बादाम पिस्ते छील कर खाता रहा। वो 26-27 वर्ष का मुतनासिब नकुश वाला नौजवान था, जिसने भारतीय अदाकार अनिल कपूर स्टाइल के बाल बना रखे थे और गैर इरादी तौर पर वो एक हाथ की उंगलियों से इन्हें पीछे करता रहा। अपने दरमियाने कद और औसत वज़न के साथ वो आम लोगों में बिल्कुल गैर नुमायाँ था। महज अपने शक की तस्दीक के लिए मैंने पलट के वापस जाने का फ़ैसला किया। अभी तक इस जैसे किसी नौजवान ने टहलते हुए चमन आइसक्रीम तक आने से कुछ साबित नहीं होता था। ख़ुद हम इन बेशुमार जोड़ों में शामिल थे जो तफरीहन यहाँ तक पैदल आ जाते थे। ताहम वापसी में भी वो साए की तरह हमारे साथ चलता तो फिर सोचा जा सकता था कि इससे कैसे निपटा जाए। वो फिर पीछे आ रहा था। चंदा ने चंद कदम चल के मुझे मुत्तला किया। मैंने कहा हम सीधे रास्ते पर नहीं जाएंगे, ज़रा आजमाते हैं, क्योंकि वो कहाँ तक हमारा साथ देता है। देखो नासिर, एक मुश्किल से तो जान बच गई, अब किसी और मुसीबत में मत पड़ना। मैंने हंस के कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वहाँ भी कसूर मेरा था। मेरा मतलब था जब तक वो खुद कोई ऐसी वैसी बात ना करे, इससे उलझना मत, पता नहीं वो क्या चाहता है। मैंने कहा, ये हम इससे पूछ सकते हैं। किसी वजह के बगैर मैं माल रोड की तरफ गया और दरमियान की एक सड़क से घूम के दोबारा बेडन रोड पर आ गया। चंदा के चेहरे से अब कुछ थकन का एहसास होने लगा था, चुनाचे मैं इस खेल को ज़्यादा देर जारी नहीं रख सकता था। चेक शर्ट वाला नौजवान भी कुछ परेशान नज़र आने लगा था। शायद इसे अंदाज़ा हो गया था कि हम ये चक्कर क्यों चला रहे हैं। एक मोड़ पर मैं पलटा और तेज़ी से आगे बढ़ा तो चेक शर्ट वाला नौजवान अचानक मेरे सामने आ गया। मैंने इसका रास्ता रोक लिया। नौजवान, तुम बहुत देर से हमारा पीछा कर रहे हो। वो घबरा गया। मैं नहीं तो, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? इसने होठों पर ज़ुबान फेर के दाएँ बाएँ देखा। दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। मैंने बरहमी से कहा, बात करने का ये कौन सा तरीका है? आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ कि तुम साए की तरह हमारे पीछे लगे हुए। इसने अब खुद को संभाल लिया था। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। दरअसल मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। आप अपनी वाइफ के साथ थे। मैंने कहा, ये तुमने कैसे फ़र्ज़ कर लिया मेरे साथ मेरी वाइफ है? वो मज़ीद नर्वस हुआ। आई एम सॉरी, मैं गलत समझा। मैंने सोचा था कि आपका घर देख लूँ तो फिर किसी रोज़ हाजिर हो जाऊँगा, तो मैं ऐसा क्या काम पड़ गया मुझसे? इसने फिर दाएँ बाएँ देखा। फिर बात यह है शाह आलम साहब। मैंने कहा, एक मिनट, मैं शाह आलम नहीं हूँ। इसका मुँह हैरत से खुला रह गया। जी? मैंने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे शाह आलम समझ के कोई बात करना चाहते हो तो ये समझ लो कि तुम्हें सूरत की मुशाबहत से धोखा हुआ है। मेरा नाम नासिर अज़ीम है, शाह आलम नहीं। वो बेयकीनी से मुझे देखता रहा। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको जानता हूँ, आपको कई बार मुल्क रब नवाज़ के साथ देखा है। मैंने कहा, अक्सर लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि मेरा शाह आलम से दूर का भी कोई वास्ता नहीं। इसने मुझ पर यकीन नहीं किया। आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? इसके लहजे में कुछ ऐसी बेबसी और मजलूमियत थी कि मैं शशोपंज में पड़ गया। आखिर बात क्या है? मेरे हौसला अफजा रवैये ने इसकी आंखों में फिर चमक पैदा कर दी। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है शाह साहब। फिर वही शाह साहब, मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि मेरा नाम शाह आलम नहीं है। मैंने सख्त लहजे में कहा, बिला वजह मेरा पीछा मत करो। फ़िलहाल मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। मैंने चंद नोट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाए। वो एक कदम पीछे हट गया। मैं आपसे खैरात नहीं मांग रहा हूँ, फिर क्या चाहिए? मैंने नोट वापस रख लिए। अगर बेरोज़गारी का मसला है तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? मैं कोई सनतकार या आला सरकारी अफसर भी नहीं हूँ कि मेरी सिफारिश से तुम्हारा मसला हल हो जाए। वो शदीद इस तरह भी कैफियत में अपने होंठ काटता रहा और मुझे ऐसे देखता रहा जैसे मैं झूठ पर झूठ बोल रहा हूँ। मेरे इनकार के बावजूद इसे यकीन में कोई कमी नहीं आई थी कि मैं शाह आलम हूँ। ये मेरे लिए सख्त तशवीश की बात थी। एक घंटे में यह दूसरा मौका था कि अपना हुलिया बदलने के बावजूद शाह आलम को पहचान लिया गया था। मेरे इनकार के बावजूद इंस्पेक्टर राव सिकंदर का इसरार बाकी रहा था और इस नौजवान का रद्द अमल भी मुख्तलिफ न था। मैंने कहा, अब तुम मेरे पीछे आए तो ठीक नहीं होगा।
और चंदा के साथ वापस चल पड़ा। वो अपनी सूरत पर ज़माने भर का दर्द और कर्ब लिए वहीं खड़ा रहा। शायद आहिस्ता आहिस्ता अपने यकीन के गलत होने का एतबार आने लगा था। अब मैंने बेहतर समझा कि वापसी के लिए कोई रिक्शा या टैक्सी ले लूँ। रात ज़्यादा हो चुकी थी और मेरा तफरी मूड भी गारत हो चुका था। कुछ चंदा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब थी, पता नहीं वो क्या चाहता था। मैंने कहा वो कुछ भी चाहे, मैं अब शाह आलम नहीं रहा तो इस बात पे क्यों सुनूं? तुम्हारा इनकार कोई तस्लीम नहीं करता, तुमने देख लिया। हाँ, ये बात बड़ी ख़तरनाक है, मैंने कहा, और इसने यही साबित होता है कि हुलिया बदलने से सूरत नहीं बदलती। तुम्हारे लिए आगे चल के भी मसाइल पैदा होंगे। तुम किस किस को इनकार करोगे, मेरी समझ में नहीं आता और मैं क्या करूँ। मैंने चेहरे से दाढ़ी साफ करा दी, बाल कटवा के हेयर स्टाइल बदल लिया, मगर अब तुम्हारा चेहरा पुराने शाह आलम का चेहरा हो गया है। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही था। दाढ़ी मूँछों और बड़े बड़े बालों के साथ तुम फिर भी मुख्तलिफ नज़र आते थे। मेरा ख्याल है कि शाह आलम के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह भी जो तस्वीर होगी वो ऐसे ही चेहरे के साथ होगी जैसा अब तुम्हारा है। चंदा बोली। मैंने तस्लीम किया कि चंदा गलत नहीं कहती, तुम्हारा ख्याल ठीक है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। इस मुसीबत से निजात की यही एक सूरत है कि मैं इनकार करता रहूँ और गलत फहमी में मुब्तला होने वालों को बताता रहूँ कि मैं शाह आलम नहीं, नासिर अजीम हूँ। चंदा ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, मुझे डर है कि ये इंस्पेक्टर बाद में तुम्हारे लिए परेशानी पैदा ना कर दे। मैंने कहा, नासिर अजीम की शनाख्त बहुत मजबूत हवालों पर इस्तवार है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। मेरी क्या फ़िक्र? राव सिकंदर के एक साथी ने तुम्हें सही शनाख्त किया था, वो मज़ीद तफ्तीश के चक्कर में पड़ जाए तो हॉस्पिटल आ सकता है। ये मालूम कर सकता है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। इस वक्त अगर मैं ये ना कहता कि हम मियाँ बीवी हैं तो हमारे लिए और परेशानी पैदा हो जाती। हॉस्पिटल में कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं कमाल से कहूँगा कोई राव सिकंदर को कोई बंदोबस्त करे जिससे वो रुक जाए। अगर इसे दिलावर शाह की हमायत हासिल होगी तो शायद इसको तफ्तीश से रोकना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दिलावर शाह साला है पीर सुबहान का और पीर साहब की सियासी हलकों में बहुत ऊपर तक रसाई है। मैंने कहा, मेरी मानो तो कल ही तुम ये जगह छोड़ दो। वो हंसने लगी, ये इतना आसान नहीं है, इसमें मुश्किल क्या है? मैंने कहा, डॉक्टर कमाल कभी नहीं माने। मैंने कहा, तुम इस हॉस्पिटल के बीमार माहौल से निकलना चाहो, ये इन्हीं का आइडिया है। मैं ये खुद महसूस करता हूँ कि साथ देकर तुम अपनी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल कर सकती हो और ज़्यादा खुश रह सकती हो। इसके अलावा मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी है, ये मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ। वो हंस पड़ी। तुम्हारी अर्ज़ी मौसूल हो गई है जनाब, अब हम गौर करेंगे। मैंने कहा, जितना गौर हवेज़ होगा वो काफ़ी है, ज़्यादा मत सोचो। इतना अरसा तुमने कमाल के साथ काम किया, अब अंदाज़ा हो रहा है कि इस काम का नफसियाती दबाव कितना है। मैं तुम्हें मज़ीद इस माहौल में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम्हें काम ही करना है तो मेरे साथ रहकर काम करो, जिसमें तुम्हारे लिए दिलचस्पी भी हो और हसूल मकसद का एहसास भी। अभी जो काम तुम कर रही हो वो डॉक्टर कमाल का मकसद हयात है। तुम सिर्फ इसकी मदद कर रही हो, क्योंकि इससे बेहतर कोई मसरूफ़ियत दस्तियाब नहीं। मैं तुम्हें इनकार नहीं कर रही हूँ, फिर ये पसो पेश किस लिए? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे ऑफ़िस तैयार है। मेरे पास एक प्राइवेट ऑफ़िस भी है जहाँ तुम रह सकती हो। और तुम खुद कहाँ रहोगे? मैं नीलम के साथ हूँ और वो मुझे हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी कि मैं कहीं और जाकर रहूँ। अब रईस भी वहीं है और अगले 1 महीने में सूरत हाल बहुत तब्दील हो जाएगी। नीलम ने फ़िल्मों में काम ना करने का फ़ैसला किया है तो नई फ़िल्में साइन नहीं कर रही। इसके पास जो फ़िल्में हैं वो मुकम्मल होने के करीब हैं, फिर वो भी हमारे साथ होगी। इस वक्त इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। ये शादी भी बहुत अजीब होगी। मैं जितना इसके बारे में सोचती हूँ। मैंने कहा, शादी वो कर रहे हैं तो आप इतना क्यों सोच रही हैं खातून? वो हंसी, ख्याल तो आता है ना कि कुदरत ने आसमान पर ये कैसा अजीब जोड़ा बना दिया। मेरा ख्याल है जोड़े सब अजीब लगते हैं, मगर सबसे अजीब होता है रफ़ाकत को निभाने का वो जज्बा, जिसके सहारे लोग एक उम्र हंसी खुशी गुजार लेते हैं। बाहिबी इफ़हाम व तफ़हीम और एक दूसरे के लिए कुछ करने की ख्वाहिश तो मुख्तलिफ नज़र आने वाले इंसानों की ज़िंदगी को आम आहंगी के सांचे में ढाल देती हैं। अब सबको देखने में ये लगता है कि हर लिहाज से नाकाबिल फ़हम नज़र आने वाली ये शादी कैसे कामयाब होगी, मगर मैं बताऊँ, इसे कामयाब बनाएगी नीलम। चंदा ने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया, रईस तो ऐसे ही है तो तुम्हारी क्या मुराद है? बोंगा, गैर ज़िम्मेदार, पल पल में बदलने वाला। मैंने कहा, इसे मैं तब से जानता हूँ जब कोई और नहीं जानता था। हमने हौस संभाला तो हम एक दूसरे के साथ थे और दोस्त थे। वो एक यतीम खाने का नफ़रत अंगेज़ मकरू और शफाक माहौल था जिसमें हमने एक दूसरे का साथ दिया। कितना अरसा हो गया है आज इस बात को, तकरीबन 25 साल। ज़िंदगी की 1/4 सदी वो बोंगा है और इसका मूड भी बदलता रहता है। वो शौकीन मिजाज है और आदत और एतवार के एतबार से एक फ़कीर मनश आदमी है। इसके पास लाखों हों तब भी इसकी ज़रूरत इंतहाई महदूद रहती है। खाने पीने की इसने कभी फ़िक्र नहीं की, जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया। लेकिन ये जो तुम कह रही हो ना कि वो गैर ज़िम्मेदार है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। नीलम इसकी तनहा और बेमुशर्रफ ज़िंदगी में रोनमा होने वाला सबसे हसीन इनकलाब है। इसकी तकदीर का सबसे बड़ा इनाम है। अब तुम देखना खुद रईस की शख्सियत में कैसा इनकलाब आ गया है। वो ख़ुद को बदल रहा है नीलम की मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक। इसने अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी और ख़ुद को नीलम के पसंद के सांचे में ढालने का अहद कर लिया है।
जब एक आदमी इस हद तक अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हवाले करो, जब गंदी हुई मिट्टी खुद को कुम्हार के हाथों में सबूत कर देती है कि अब तेरी मर्ज़ी, जिस शक्ल में चाहे मुझे ढाल दे, तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। ओफ़ो, क्या ज़बरदस्त अंदाज़े वकालत है। चंदा हंसी। मैंने कहा, दरअसल इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ। ये दो बेसहारा ज़िंदगियों का एक दूसरे का सहारा बनने का अहद है, जिसकी बुनियाद कतई गैर मादी ज़रूरत पर है, इस एहसास शिद्दत पर है कि इनकी अपनी अधूरी और बेमकसद ज़िंदगी का ख़ला सिर्फ इसी तरह पूरा हो सकता है जब वह एक दूसरे की तकमील को अपना मकसद बना ले। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? ये ऐसा ही है जैसे ज़मीन और आसमान जब एक दूसरे की तकमील करते हैं तो कायनात का वजूद समझ में आता है। तो रईस और नीलम के एक हो जाने के बाद इनको एक मकसद हयात मिल जाना और इनकी मुश्तरका जद्दोजहद का एक सिमत में होना भी कुछ समझ में आता है। हम बातें करते करते इतना आगे आ गए थे कि अब कमाल हॉस्पिटल तक पैदल जाना मुश्किल नहीं रहा था। चुनांचे जब आखिर हमारे करीब आकर शलो हुई तो मैंने इसे हाथ दे के रुखसत कर दिया। मैं देख रहा था कि एक खुशगवार वाक़े के असरात ने चंदा के खुशगवार मूड को मुतासिर नहीं किया था। वो एक तवील फासला पैदल तय करने के बावजूद वो थकन का इजहार करने से गुरेज़ा थी। एक मस्बत तब्दीली थी। मैं मुतमईन था कि सिर्फ 3 घंटे की रफ़ाकत में चंदा की शख्सियत के वो बंद दरीचे खुल गए हैं जिनसे एहसास हुस्न की रोशनी और उम्मीद की ताज़ा हवा अंदर आती है। मैं कोशिश जारी रखता तो इसकी मायूसी, एहसास दिल शिकस्तगी और तन्हाई को दूर करके इसकी ज़िंदगी को फिर इन्हीं आरजुओं के शौक़ व रंग और जज्बात की वही आब व ताब दे सकता था जो इसकी फ़ितरत की तश्कील के बुनियादी अनासिर थे, मगर जिन पर गर्दिश हालात और हादसात ज़माना ने अफसरदगी और वीरानी की गिरद डाल दी थी। हम रात के 1 बजे वापस पहुँचे। कमाल और कमर वीडियो पर कोई फ़िल्म देख रहे थे। इनके हाथों में चाय के मग थे और सामने मूंगफली के छिलके। चंदा तो फ़ौरन इमादत करके अपने क्वार्टर में सोने चली गई। कमाल ने मुझे दावत दी, आ मूंगफली खा, गर्म है अभी। कमर उठी, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैंने कहा, नीलम ने फ़ोन तो नहीं किया था? इसने 2 फ़ोन आ चुके हैं। कमाल ने मुतला किया, तीसरा फ़ोन रईस का था। कह रहा था इन दोनों का फ़ोन अब किसी थाने से आएगा, पुलिस पकड़ चुकी होगी आवारा गर्दी के इल्ज़ाम में, तो फिर वही होगा जो अखबार में है। मैंने कहा, आज अखबार में ऐसी कौन सी खबर थी? पुलिस ने कल रात एक नौजवान जोड़े को आधी रात के बाद कहीं घूमते फिरते पकड़ा। फ़िलहाल मैं यही कहूँगा, घूमते फिरते क्यों, पुलिस ने भी ऐसे ही शरीफाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आवारा गर्दी या खर मस्ती जैसे काबिल एतराज़ अल्फाज नहीं कहे। पुलिस वालों ने हस्बे रवायत से इसे निकाहनामा तलब किया। गालिबन जो कुछ इनकी जेब में था वो पहले खर्च कर चुके होंगे, वरना मुकर्रर फ़ीस देते और सब हंसी खुशी अपनी अपनी राह लेते। इन्हें थाने जाना पड़ा। वहाँ थाना इंचार्ज भी गालिबन चढ़ाए बैठे थे और कुछ खुशगवार मूड में थे। इख्तियारात के इस्तेमाल में हंसते तजावज़ करना तो खैर कोई बात ही नहीं, मगर इन्होंने एक प्रैक्टिकल जोक किया। इन्होंने पूछा कि कौन हो, मियाँ बीवी, बहन, कज़न या आशिक मशूक? इन्होंने इतराफ़ किया कि वही हैं जो थानेदार साहब आपने आखिर में फरमाया। थानेदार साहब मुतबस्सम हुए और बोले कि हमें तुम्हारा ये जहाद का जज्बा यानी ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना पसंद आया, मगर तुम लोग सिर्फ इश्क पर इत्तफ़ाक़ क्यों किए फिर रहे हो? शादी क्यों नहीं कर लेते? इन्होंने अर्ज़ किया कि जहाँ पनाह ये ज़ालिम समाज दरमियान में टांग अड़ा रहा है, वरना हम कब का ऐसा कर चुके होते और अपनी ज़िंदगी ऐन शरह की पाबंदी करते हुए गुजारते। थानेदार साहब ने गाली देकर कहा, ऐसी कि तैसी इस ज़ालिम समाज की, इसी की दीदा दिलेरी इतनी बढ़ गई है कि फ़िल्मों से निकल के अब हकीकी ज़िंदगी में भी दखल अंदाजी करने लगा है। हम ये जुल्म नहीं होने देंगे। तुम्हारी शादी आज ही होगी, बल्कि अभी। अब दूल्हा दुल्हन बड़े सटपटाए, क्योंकि ऐसा तो इनके ख्वाब ख्याल में भी ना था। दोनों ने अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, हमारे वालिदैन भी तो है ना, वो बहुत गलगबाड़ा करेंगे। थानेदार ने कहा कि जब शादी हो जाएगी तो वो कितनी देर गलगबाड़ा करेंगे, और लाहासिल गलगबाड़े की तुम्हें परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हमने 2 बिछड़े हुए दिलों को मिलाने का फ़ैसला किया, तुम ऐसा ज़रूर करेंगे। बसूरत जिगर क्या है, मैं तुम पर हदूद आर्डिनेंस की फ़र्द जुर्म आयद करके FIR में लिख दूंगा कि तुम नशे में धत तरेआम फहाशी का मुजाहरा कर रहे थे। कलम की मार सिर्फ सहाफ़ी की नहीं होती, हम चाहें तो इससे बढ़कर भी लिख सकते हैं कि तुम दोनों काबिल एतराज़ हालत में पाए गए थे। सबूत गवाह सब हमारी जेब में रहते हैं। सुबह शहर में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और तुम्हारे ख़ानदान की वो तो बिल्कुल ही कट जाएगी नाक। अब बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वो जो नादिर शाह ने उन्हीं के साथ किया था, या वो जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का चैम्पियन अमेरिका फ़ी ज़माना अराक के साथ कर रहा है? मरते क्या ना करते। कोतवाल के हुक्म पर अक़्द मंसूना के लिए तैयार किए हो गए। कोतवाल ने सरकारी एहलकारों को हुक्म दिया कि आज थाने में रस्म चित्रोल की बजाय निकाह की तकरीब होगी, इसका मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। सरकारी एहलकार तामील हाकिम के लिए दौड़े। निसफ शब को एक निकाह खां के घर पर छापा मारा और इसे कुशां कुशां उठा लाए। 2 गवाहान के पेशावर थे और हर केस में पुलिस की तरफ से पेश होने को वजह इफ्तिखार जानते थे। जाए वारदात पर हाजिर किए गए थानेदार साहब फर्ज शनासी का सबूत देते हुए मुल्ज़मान को रिश्ता मुनाहकत में बांध दिया। मियाँ बीवी हो जाने वालों के मुतल्लिक़ आबाओं को सुबह दम जगा के थाने तलब किया गया। थानेदार के साथ थाने के सारे अमले ने इन्हें शादी खाना आबादी पर दिली मुबारकबाद दी। थानेदार साहब इस वक्त तक नशे में थे और अपने इस कारनामे पर बहुत खुश थे। इन्होंने दुल्हन का हाथ पकड़ा और सास के मनसब आला पर फायज हो जाने वाली एक औरत से कहा
कि ले भाई चांद सी बहू अब तेरे हवाले। इसने वावेला किया था, हजूर ये क्या है, मैं तो अपनी बहन की चंदे आफ्ताब चंदे महताब दिख्तर नेक अख्तर को लाना चाहती थी, ये कलमोही बीच में कहाँ से आ गई। कोतवाल ने डंडा बजा के कहा कि अब तो इस पर सदके द्वारी जा, वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं खुश करने के। किस्सा मुख्तसर, फरीकैन इस वक्त तो सीने पर सबर की सिल रख के थाने से गए, मगर जाते ही बादशाह वक्त कोतवाल की शिकायत कर दी। इस वक्त तक कोतवाल का नशा उतर चुका था, इससे अपनी ज़बरदस्ती का अंदाज़ा हो गया, मगर एक थानेदार का 100 फरियादी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो साफ मुकर गया कि इसने ये निकाह बज़ोर बाजू करा दिया था। इसने कहा कि मियाँ बीबी खुद काजी बरज़ा दरगुबत थाने में हाजिर हुए थे कि अपने साया आतफत में हमारा निकाह पढ़वा दिया जाए, क्योंकि हमारा बाहर इस शरीफ फरीज़े की अदायगी में हमारी जान जाने का अंदेशा है। चूँकि दोनों आकिल व बालिग थे और इस कार खैर में कबाहत भी कोई न थी, इसलिए हमने तकरीबन अरूसी हदूद थाना में मुनक़द करने की इजाज़त दी। तो क्या गलत किया। यही ख्वाहों ने जालिम समाज के इन ठेकेदारों को समझाया वो खां जैसे थानेदार से पंगा न लेने, वरना इसका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुअत्तल हो जाएगा। कब बहाल हुआ ये तुम्हें इल्म भी ना होगा। अब जो होना था हो चुका, और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। क्या मालूम इसमें भी कुदरत की कोई मसलहत पोशीदा हो। सब्र शुक्र से काम नहीं लोगे तो पछताओगे। थानेदार तुम्हारे सारे ख़ानदान के साथ वही सलूक करेगा जो नादिर शाह ने अली के साथ किया था या फ़ी ज़माना। कमर का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, मगर कमाल बड़े मूड में था। इसने यह वाक़या ऐसे सुनाया कि मुझे हंसी आई। यार वो थाना कहाँ है, मुझे मालूम नहीं थाना, वरना चला जाता। वो बोला, तुझे थाने जाने की क्या ज़रूरत है उल्लू के पट्टे, हमें बता, हम सुबह होने से पहले तेरा बंदोबस्त ना कर दें। यार आज हम एक बार नहीं 2 बार पकड़े गए, दूसरी बार किसने पकड़ा। वो कुछ हैरान हुआ। राह चलते एक नौजवान गले पड़ गया कि तुम शाह आलम हो, एक काम कर दो। मैंने बड़ी मुश्किल से टाला, कायल वो फिर भी नहीं हुआ। मैंने से बताया, सारी बात सुन के कमाल भी फ़िक्रमंद हो गया। ये तो यार ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा मुझे भी असल परेशानी यही है, अगर कदम कदम पर मुझे साबित करना पड़ा कि मैं शाह आलम नहीं नासिर अज़ीम हूँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पहले यह था कि मैं दाढ़ी और मुझे लगा कर चेहरा बदल लेता था, अब यह भी नहीं कर सकता। मैं रूपोशी भी इख्तियार नहीं कर सकता। दुनिया का काम बहरहाल निपटाने हैं, ये मसला तो खड़ा होता रहेगा। और माना कि नासिर अज़ीम के गवाह बहुत मोतबर हैं और हर वक्त हर जगह हाजिर हो सकते हैं, मगर दाल में काला तो है ना। कोई पीछे पड़ जाए तो उसे दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके देखना मुश्किल नहीं होगा। कमाल ने कहा। मैंने कहा क्यों, वो कहाँ से लाएगा शाह आलम को। फिर टेलीफोन की घंटी ने मुदाखलत की और कमाल ने रिसीवर उठा के कहा, हाँ। खैर से दोनों बुद्धू घर को आए और रिसीवर मुझे थमा दिया। दूसरी तरफ से रईस खफा होने लगा। अभी ये क्या मुसीबत, आखिर तू शराफत से नहीं रह सकता। मैंने कहा यार कोई मुझे रहने दे तब ना, और इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर मेरी सूरत अल्लाह मियाँ ने शाह आलम जैसी बना दी है, जब तक ये शाह आलम का मामला ठंडा नहीं पड़ जाता आराम से घर में नहीं बैठ सकता। मैंने कहा नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इसको फेस करना पड़ेगा। मुँह छुपाना इस मसले का हल नहीं है। दूसरी तरफ से रिसीवर नीलम ने ले लिया। मुझे कमाल ने बताया कि तुम दोनों पैदल गए थे। हाँ ज़रा घूमते फिरते चले गए, बातें करते हो। वो नासेहाना अंदाज में बोली, तुम अच्छे खासे समझदार, फिर ये बच्चों जैसी हरकतें किस लिए। मैं ये नहीं कहती कि कहीं मत आओ जाओ, मगर ज़रा एहतियात से काम लो। ख़ुद को कम से कम एक्सपोज करो। मेरी गाड़ी ले लो, गाड़ी में 1-2 रोज़ मैं ख़रीद लूँगा। बाबा मुझे मालूम है तुम एक नहीं 10 गाड़ियाँ ले सकते हो, मगर फिर भी मेरी गाड़ी इस्तेमाल करो। बहुत से लोग इसे पहचानते हैं, किसी का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा। फिर इसके शीशे भी स्याह हैं, तुम नज़र नहीं आओगे। फिर हर जगह तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं, और जाना ज़रूरी हो तो घर से निकलो और सीधे वहाँ जाओ, इधर उधर मत फिरो बिला वजह। मैंने कहा यस सर। अभी कुछ दिन तुम आराम से भी बैठ सकते हो, ऐसे कौन से काम अधूरे पड़े हैं आखिर। मैंने कहा फिर क्या। यस सर, मैं जानती हूँ बेकार बैठना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और तुम्हें बड़ी जल्दी है नासिर अज़ीम के मंसूबे शुरू करने की। मैंने कहा यस सर। वो बोलती रही, लेकिन अभी तुम कमाल हॉस्पिटल के अंदर ही रह के बहुत से काम कर सकते हो। वहाँ लेबॉर्ट्री बन रही है और जो साजो सामान तुमने अतिया किया है वो नस्ब हो रहा है। ये काम तुम अपनी निगरानी में कराओ तो कमाल का काफ़ी मदद हो। चौथी बार कहा यस सर। वो खफा होने लगे। तो मेरी बात को मजाक में टाल रहे हो, अब खुदा करके हालात सही नहज पर आए हैं तो खुदा के लिए कुछ सीरियस हो जाओ। अपने लिए और हमारे लिए नई परेशानियाँ मत पैदा करो। महीने 2 महीने में शाह आलम के मामला ठंडे पड़ जाएंगे। इस वक्त एहतियात से काम लेने के कह रही हूँ मैंने कहा ये तो मैं तुमसे नहीं कह सकता कि मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो, लेकिन कुछ नहीं। तुम सुबह इधर आ जाओ, इसके बाद मैं फ़ैसला करूँगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा मेरी अम्मा, मैं हाथ जोड़ के मानता हूँ कि मैं एक नासमझ बच्चा हूँ, कल से वही होगा जो तुम चाहोगी। मैंने कहा मैं एक नई बात सोची है नासिर, तुम सुबह आओ फिर बताऊँगी। वो बोली सुबह तक मैं कोई नई हिमाकत ना कर बैठूँ, अभी बता दो। वो बोली तुम बुरा मान रहे हो। देखो नासिर, मुझे अपनी परेशानी की कोई फ़िक्र नहीं, मगर ये मुझे ज़रा सी बात पर इन पुलिस अफसरों को मदद के लिए फ़ोन करना पड़ता है ना, ये मुझे गिरा गुजरता है। मैंने वाकई बुरा मान के कहा, अच्छा आइंदा नहीं कहूँगा तुमसे, तुम समझते नहीं नासिर। एक तो मैं वैसे ही एक्ट्रेस हूँ, लाख अहम सही, मगर मेरी औकात तो कुछ भी नहीं ना। हम अहम होता है सियासत का कोई मोहरा, कोई ब्यूरोक्रेट या मामूली हैसियत के इंतज़ामी अफसरान मेरा काम इसलिए नहीं करते कि वो मुझसे डरते हैं या मेरी इज़्ज़त करते हैं।
वो मुझ पर मेहरबानी करते हैं ताकि मुझसे मेहरबानी तलब कर सके। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैंने कहा आई एम सॉरी, ये बात मुझे पहले समझ लेनी चाहिए थी। वो बोली तुम्हारे लिए मैं किसी भी इंतहा तक जा सकती हूँ नासिर, मैं किसी बात में बेइज्जती महसूस करके तजब्जुब का मुजाहरा नहीं करूँगी, मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन लोगों की जहनीत क्या होती है। ज़बान खल्क मुझे जो चाहे कहे, मैं परवाह नहीं करती, मगर इन सब की नज़र में जो मेरे अपने हैं और ख़ुद मेरी नज़र में मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। आखिर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की जगह समझते हो या नहीं? मैंने कहा जितनी इज़्ज़त मैं तुम्हारी करता हूँ किसी और की नहीं करता। फिर वादा करो मुझसे कि मोहतात रहोगे। मैं वादा करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, शब खैर, अब सो जाओ अच्छे बच्चों की तरह, सुबह मुलाकात होगी। इसने फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त रात के 2 बजे थे। मैंने हिसाब लगाया तो लंदन में रात 9 बजे का वक्त था। अगरचे इम्कान कम था कि सोनी और आकिल घर पर मिलें, मगर मैंने आकिल का लंदन का नंबर मिला लिया। 1.5 घंटे के बाद रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में आकिल की हेलो की आवाज़ आई। मैंने कहा हम तुम्हारे कायम मकाम सुसर मोहतरम बोल रहे हैं जी। खुश होकर बोला अस्सलाम वालेकुम सुसर साहब, खूब फ़ोन किया आपने। मैंने कहा मैं तो डर रहा था कि पता नहीं तुम इस वक्त मिलो ना मिलो। वो बोला हम वाकई ना मिलते, बस एक इत्तेफाक है हम जा नहीं सके, वरना अच्छे भले डिनर के लिए बाहर जा रहे थे, फिर गए क्यों नहीं? अजी हज़रत क्या अर्ज़ करूँ, मैंने तो शादी की थी ये देख कर के सास ससुर या नंद भावज का झगड़ा कोई नहीं। पहले तो ससुर के अहदे पर आप फायद हो गए, बल्कि काबिज़ हो गए। रही सही कसर इस बुढ़िया लैंड लेडी ने पूरी कर दी। इसने सोनी को बेटी बना लिया बैठे बिठाए। हालांकि अच्छा भला मेरे जैसा हिमा सिर्फ बेटा दस्तयाब था। अब हर वक्त बड़ी बी का लेक्चर चलता है, हर मामले में बेटी की तरफदारी। अब मैं वलायत में हूँ तो क्या हूँ, तो एक खालिस पाकिस्तानी शोहर। क्या मुझे बीवी पर जुल्म और ज़्यादती करने का हक़ हासिल नहीं? लेकिन हालात ये हैं कि इधर हमने किसी बात पर लड़ना शुरू किया, इधर सास हाजिर, एक जानबदारी रेफरी बन के फ़ौरन बेटी की तरफदारी शुरू। बात सुने बगैर कसम खुदा के लड़ने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बस मैं लिहाज कर जाता हूँ, वरना साफ़ कह दूँगा चल निकल बुढ़िया, हमें ढंग से लड़ने भी नहीं देती। लड़ेगी नहीं तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? मैंने कहीं बाहर जाकर लड़ लिया करो। वो बोला क्या करूँ यार, एक तो मुझे लड़ना नहीं आता, सोनी माहिर है इस काम में, किसी वजह के बगैर भी लड़ सकती है, बल्कि हमेशा बेवजह ही लड़ती है माशाल्लाह। तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरी छोटी सी भोली भाली बहन पर? हाँ तुम उसे बता तो फिर देखो क्या ज़बरदस्त वजह बनती है लड़ाई की। खैर हमारी छोड़ो, अपनी सुनाओ। मैंने कहा यहाँ बफज़ल खुदा सब खैरियत है, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही है। खैर ये तो मत कहें मैं अपना इतना लातल्ला को बेखबर नहीं हूँ वहाँ के मामला से। पाकिस्तान के अखबार सब मिलते हैं, फिर तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत कैसे नहीं? आखिरी अहम इतला ये थी कि शाह आलम पुलिस की तहवील से फ़रार हो। खबर में कोई सदाकत नहीं। वो हंसने लगा। तो क्या तुम अभी तक पुलिस की हिरासत में हो? मैं तो नासिर अजीम हूँ। मैंने इसे याद दिलाया। पुलिस ने पकड़ा था शाह आलम को, 3 दिन अपने पास आराम से रखा, फिर मलक रबनवाज के हवाले कर दिया कि अब अपने आप से मामला तय कर लें। इसने अपने घर के तय खाने में रखा था बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ, मगर शाह आलम को मौका मिल गया मार धाड़ के निकल जाने का। इसके बाद से वो गायब है। चलो अच्छा है, खुदा करे अब तुम्हारा इससे कभी वास्ता न पड़े। ये बताओ तुम लंदन कब आ रहे हो? मैंने हैरानी से कहा अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। मुझे मिलने वाली इतला के मुताबिक तुम सब लोग इसी हफ्ते में लंदन पहुंच रहे हो। मेरी आज ही रईस से बात हुई थी। मैंने बात समझ के कहा वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि मैंने बराह रास्त घोड़े के मुँह से सुना था, तो यही खुद दुल्हा मियाँ ने फरमाया है? हाँ नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, ये प्रोग्राम आज ही बना होगा। अभी नीलम कह रही थी कि सुबह आओ तो एक बात बताऊँगी, वो यही बात होगी। वो बोला मैंने सारा सस्पेंस ख़त्म कर दिया, मुझे खुद ही समझ लेना चाहिए था वो लंदन जा रहे थे। शादी के लिए जब मैंने इन्हें कराची में पकड़ लिया था तो वापस लाहौर ले गया था। इसके बाद कुछ ऐसे मामलात बिगड़ गए कि इनका प्रोग्राम खुद ब खुद मौखर होता चला गया। ये शादी मेरी समझ में नहीं आती थी। आ जाएगी तो मैं दुनिया को समझाते समझाते थक गया हूँ। ये शादी चलेगी? वो बोला बेवकूफ़ी और जहालत की बात जहर लगती है मुझे। शादी चलेगी नहीं दौड़ेगी। हम सबसे ज़्यादा खुश हैं यार, तुम देखना। सोनी ने तो जब से सुना है इसकी नींद भूख उड़ गई है, इतनी एक्साइटेड है कि और कोई बात ही नहीं करती। वो खुद है कहाँ पर? अपनी माँ के पास। और कहाँ, वरना इतनी देर से बात कर सकता था मैं। मैंने कहा इन मामलात का क्या हुआ? मैं उधर ही आ रहा था। किसी ना किसी तरह मैंने एक रास्ता तो निकाल लिया है। स्मगलर्स के गिरोह के एक रुकन से रब्ता हो गया है। इसने कहा कि मैं मालूम करके बताऊंगा कि दरअसल इनके आपस में लिंक होते हैं। स्मगलिंग पर पूरा इंतज़ाम इंतहाई मजबूत और मरबूत है। सबके इलाके बटे हुए हैं और रास्ते मुकर्रर हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि बरतानिया से पाकिस्तान की तरफ कौन सामान ले जा सकता है। यहाँ के कवानीन इस मामले में बहुत सख्त हैं। नवादरात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मनशियात की स्मगलिंग से ज़्यादा मुश्किल काम है। हेरोइन तो छुपाई जा सकती है, नवादरात को ऐसे नहीं छुपाया जा सकता। खैर निकल आएगी कोई सूरत। मैंने कहा जराइम पेशा लोगों के बारे में तो मशहूर है कि वो शरीफ आदमी से ज़्यादा काबिल एतबार होते हैं। सब कहने की बातें हैं। किसी की नीयत ख़राब होते देर नहीं लगती, और जब काम ही गैर कानूनी हो तो शराफत कैसी। माल इसके हवाले किया जाए, वही गायब हो जाए तो मैं या तुम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा हम सब्र कर सकते हैं। वो बोला मैं भी ऐसे ही आंखें बंद करके माल को किसी को नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे? ज़मानत तलब करोगे? सिक्योरिटी चाहोगे? इस तरह तो नहीं होता इस तरह के कामों में। आकिल ने कहा तुमने भी कोई बंदोबस्त किया है? मुझे क्या करना है यार? माल वसूल करके कहाँ ले जाओगे, कहाँ रखोगे इसे? और सबसे बड़ी बात ये कि चोरी हो जाने वाला माल हुकूमत पाकिस्तान को वापस कैसे करोगे?
क्या बताओगे कि ये माल मैंने कहाँ से मिला है और कैसे मिला है? असूल तो यह है कि चोरी इसके पास से चोरी का माल बरामद हुआ। मैंने कहा दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल ना हो। वो हंसा, मसला कश्मीर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अगर मेरे जवाब में कुछ अर्ज़ करने से पहले सोनी लाइन पर आ गई और शोर मचाने लगे, क्या है ये सब आखिर भैया? आपने क्या एक्टिविटी शुरू कर रखी है वहाँ और कुछ बताते भी नहीं? मैं अखबार देख देख के परेशान होती रहती हूँ। मैंने कहा अखबार वाले ऐसे ही लिखते रहते हैं, तू फिक्र मत किया कर, मुझे कुछ नहीं हो सकता। फ़ोन करना तो आप भूल ही गए, मुझे अकेला छोड़ दिया यहाँ। मैंने कहा आकिल ख़ान है ना तेरे साथ? नहीं भैया, आप सब लोगों से दूर रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैंने कहा लाखों पाकिस्तानी रहते हैं लंदन में। रहते होंगे, मैं किसी को नहीं जानती। मैंने कहा परेशान मत हो, बस अब चंद रोज़ में हम सब तेरे साथ होंगे, मैं, चंदा, रईस और नीलम यानी दूल्हा दुल्हन। क्या ये खबर सच है भैया? मैंने कहा मुझे क्या मालूम तेरा मियाँ सच्चा है कि झूठा, मुझे तो इसी ने बताई है ये बात। वैसे शादी कन्फर्म है भाई, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा, हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। लेकिन भैया, मैंने कहा लेकिन क्या? क्या ये नहीं हो सकता कि शादी लंदन में ना हो, अपने पाकिस्तान में ही हो? यहाँ तो फिर वैसी ही शादी होगी जैसी हमारी थी, ना गाना बजाना, ना शोर शराबा, ना बाजा गाजा, लोग भी वही चार होंगे। क्यों ना हम लाहौर आ जाएं और वहाँ रवायती अंदाज में धूमधाम की शादी हो। मैंने कहा और ऐन निकाह के वक्त पुलिस आ जाए, सोनी को पकड़ ले। सोनी अब किसे याद है? वैसे भी मैं अब ऐनी हूँ। मिसेस आकिल लंदन से आऊँगी तो किसी की मजाल है जो मुझे सोनी कहे, मैं साबित कर सकती हूँ। मैंने कहा फजूल बातें मत करो, साबित करने से कुछ नहीं होता। मुझे देख, मैं कब से साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शालम नहीं हूँ, नासिर अज़ीम हूँ। मगर जिस दलदल में खुद ने मैंने मजबूरी में कदम रख दिया था, इससे बाहर निकलना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तुझे तो कोई मजबूरी नहीं, फिर क्या ज़रूरत है खुद को इस इज़ाब में डालने की? रात काफ़ी हो चुकी थी, अब मैंने फ़ोन रख दिया। गुज़श्ता रात की बातों का रद्द-ए-अमल वाज़ेह अंदाज में सामने आ रहा था। चंदा फिर पुरानी चंदा बनने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा थी और इसने दरमियानी मुद्दत की तलख़ी हादसात को आने वाले वक्त में कोई जगह न देने का फ़ैसला कर लिया था। ये एक बड़ी खुशाइन इब्तिदा थी। इसके साथ ही चंदा की खुद एतमादी का नया दौर शुरू हो गया था। नाश्ते के बाद मुझे अपने साथ हॉस्पिटल में ले गई और हॉस्पिटल के तोसी मंसूबे की तफसीलात बताने लगी। कर्नल ख़ान के तरके और चंदा के अतिये से तामीर होने वाला कर्नल ख़ान वार्ड हर तरह से मुकम्मल हो चुका था और इसमें 16 बेड्स पर बच्चे ज़ेरे इलाज थे। ख़ान आज़म के नाम की तख्ती वार्ड के बाहर बड़े नुमाया मकाम पर लगी हुई थी। चंदा की ख्वाहिश पर यह वार्ड सिर्फ बच्चों के लिए मखसूस कर दिया गया था। फिर मैंने लेबार्ट्री की बिल्डिंग देखी जो मुकम्मल हो चुकी थी, मगर इसमें भी मशीनों की तनसीब का काम चल रहा था। चंदा ने मुझे मुख्तलिफ शोबे दिखाए जिनमें एक्सरे मशीन, CT स्कैन्स और MRI मशीन लगाई जा रही थी। ये लेबार्ट्री का निस्फ हिस्सा था। बकिया निस्फ हिस्से में ब्लड बैंक था और पैथोलॉजिकल लेबार्ट्री थी। ये हिस्सा मुकम्मल होने के बाद इस्तेमाल के काबिल था, लेकिन फ़िल वक्त इसका बाकायदा इफ्तिताह नहीं हुआ था। अभी इसके लिए अमले का इंतखाब हो रहा था। चंदा ने कहा इसके बाद तुम खुद अपने दस्ते मुबारक से लेबार्ट्री का इफ्तिताह करोगे। मैं इन चौंचलों में नहीं पढ़ना चाहता, तुम्हारे ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोली। मैंने कहा मैं तो इसी नुमाइश तख्ती के भी सख्त ख़िलाफ़ हूँ जिसके मेरे नाम के साथ लिखा गया है कि ये सब मेरा अतिया करदा है। ये सब भी बेहद ज़रूरी है। तुमने कभी गली में चंदा जमा करने वालों को देखा है? वो क्या करते हैं? वो वसूल होने वाले चंदे का ऐलान लाउड स्पीकर करते जाते हैं। फ़लाँ साहब ने इतनी रकम दी है, इन्हें जज़ाए खैर दे। फ़लाँ घर से इतना अतिया मसूल हुआ है, जज़ाकल्ला। इससे दूसरों को तहरीक होती है कि लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि इन्होंने इस्तिताअत रखने के बावजूद कुछ नहीं दिया। कुछ लोग किसी के मुकाबले में बढ़ के चंदा दे देते हैं, वही पब्लिसिटी नाम की तख्ती से है। हर हॉस्पिटल में किसी नुमाया जगह पर लिखा जाता है कि इस तामीर व तसीह में किसी ने कितनी मदद की। इसे देखकर दूसरे पैसे वालों की गैरत जागती है। इनमें भी कार खैर का जज्बा होता है। यानी कि इस फहरिस्त में सबसे ऊपर कमाल का नाम होना चाहिए। कमाल ने 5 करोड़ का ट्रस्ट अपने वालिदैन के नाम से कायम किया था। जब हॉस्पिटल मुकम्मल हो जाएगा तो हम दाखिले मरकज़ी रास्ते पर लाउंज में ये तख्ती लगाएंगे कि यह हॉस्पिटल किसके अतिये से कायम हुआ। इसमें ज़ाहिर है कमाल के वालिदैन का नाम आएगा, इसके बाद कर्नल ख़ान का नाम आएगा, फिर तुम्हारा। इसमें कमर का नाम भी आना चाहिए और तुम्हारा भी बिल्कुल आएगा। इसके अलावा भी बहुत डोनर्स हैं। हमने एक असूल बनाया था कि एक से ऊपर अतिया देने वाले का नाम इस फहरिस्त में डाला जाएगा। तजवीज़ के बारे में कुछ सोचा, वो चलते चलते रुक गई। मैंने तुम्हारा साथ देने का फ़ैसला कर लिया है। ये तो इतनी बड़ी खुशी की खबर है कि जी चाहता है कि क्या चाहता है। एक मुहावरे के मुताबिक तुम्हारे साथ मैं कोई बदतमीज़ी करूँ? मैंने खुशी से बेकाबू होकर कहा। इसी का चेहरा गुलाबी हो गया। याद है ना बदतमीज़ी की सज़ा क्या होती है? मैंने कहा मैं तो भूल ही गया हूँ। जूडो कराटे के सारे दाव पे मैं तो खुद आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। वो मेरे साथ चल पड़ी। वो भी क्या वक्त था जब ख़ान आज़म खुद हमें ट्रेनिंग देते थे और अपनी निगरानी में जब हमारे दरमियान मुकाबला कराते थे। चंदा के चेहरे पर उदासी झलकने लगी। चलो किसी बहाने ने तुमने इन्हें याद तो किया। मैंने कहा आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। मेरी सारी कामयाबी इन्हीं की मरहूने मिन्नत है। मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम जब से आए हो एक बार भी इनकी कब्र फातिहा खानी के लिए नहीं गए। मैंने शर्मिंदगी से कहा आज ज़रूर जाऊँ। लेबार्ट्री के अंदर एक नमनाक ठंडक थी। हर तरफ छिली हुई लकड़ी के छिलके फैले हुए थे। फ़र्श पर म्यूज़िक का डिज़ाइन नमा करने के लिए घुसाई हुई थी। इसका सफ़ेद मटियाला सा किचड़ानी के साथ बाहर जमा हो गया था। दरवाज़ों और दीवारों पर रंग रोगन का काम आखिरी मराहल में था। एक कारपेंटर खिड़कियों दरवाज़ों में लाक और हैंडल वगैरह फिट कर रहा था।
इलेक्ट्रिशियन हर कमरे में स्विच बोर्ड फिट कर रहे थे। बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा था जैसे एक हफ़्ते में ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। चंदा जहाँ से भी गुजरी काम करने वाले मुअद्दब हो गए। चंदा एक ने इसे हाथ उठाकर सलाम किया। क्या अब इसने एक वो दो जगह रुक के काम करने वालों को हदायत भी दी, जिसे सुने ये साबित हुआ कि इस काम की निगरानी बराह रास्त चंदा ही कर रही थी। बाहर आके मैंने कहा, तुमने हॉस्पिटल छोड़ दिया तो कमाल के लिए मसाइल पैदा होंगे। तुमने इसका काफ़ी काम संभाल रखा था। इसका असल काम तो कोइन ने और इसके शोहर ने संभाल रखा है। मेरे जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता कमाल के साथ मुखलिस और डिवोटेड साथियों की पूरी टीम जमा हो गई थी। हर एक अपना काम जिम्मेदारी से करता है। किसी को निगरानी की कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें किसी को चार्ज देना होगा। मेरे ज़िम्मे कोई मखसूस शुबा नहीं था जिसे कोइन का सुपुर्द कर दें। इनकी वसूली, ख़रीद और तकसीम के सारे मामले स्टोर की निगरान है। इसका शौहर जॉर्ज बाहर के सारे काम देखता है। एम्बुलेंस की मरम्मत, बिल्डिंग की देखभाल, चीज़ों की खरीदारी, इंतज़ामी अमूर और बराह रास्त कमाल के पास है। मैं सब की मददगार थी। जिसने जो कहा कर दिया। फिर भी तुम रस्मन तो कमाल को मुतला करोगी। हाँ, इसे बता दूँगी कि मैं हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। वैसे वो ख़ुद भी यही चाहता है। मैंने कहा, वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा सोचता था। तुम कुछ अरसा इसी माहौल में गुजारती तो ज़्यादा बीमार हो जाती। चंदा मुस्कुराई। तुम्हारा मतलब है जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो मैं ठीक हूँ। ये वक्त हॉस्पिटल में आउटडोर मरीज़ों के लिए था। OPD के शोबे में रोज़ की तरह मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल करने वालों का एक हजूम था। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 8-10 डॉक्टर और लेडी डॉक्टर आम किस्म की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों को देखते थे और इन्हें दवाएं लिख कर देते थे, जो हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी या स्टोर से इन्हें बिला मुआवजा मिल जाती थी। आने वालों में अक्सरियत गरीबों की थी, जो तांगे रिक्शे या बस वैगन से वहाँ पहुँचते थे। कोई किसी कार में या टैक्सी में आता था तो चौकीदार गाड़ी को अंदर जाने नहीं देता था। मरीज़ को उतारने के बाद गाड़ी को वापस बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि हॉस्पिटल के अहाते में इतनी बड़ी फाजिल जगह नहीं थी जहाँ कार पार्किंग एरिया बनाया जा सकता। लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए पिछले हिस्से में जगह निकाली गई थी। सामने की तरफ मुश्किल से इतनी जगह बची थी कि वहाँ 2 नए वार्ड बना लिए जाएँ। अगर दरमियान के बाग को भी ख़त्म कर दिया जाता तो 2 इजाफी वार्डों के लिए गुंजाइश निकल आती। हॉस्पिटल के लिए मुस्तकबिल में बहुत से तोसी मंसूबे थे, जिनके लिए इजाफी फ़ंड्स ही नहीं, मज़ीद ज़मीन भी दरकार थी। हम सामने वाले हिस्से में पहुँचे तो मुझे नीलम की गाड़ी नज़र आई, जो ऑफिस की साइड में खड़ी थी। रईस गाड़ी के साथ आया था। हम सामने हिस्से में पहुँचे तो मुझे नीलम की गाड़ी नज़र आई, जो ऑफिस की साइड में खड़ी थी। रईस गाड़ी के साथ आया था और अंदर कमाल के दफ्तर मेरा इंतज़ार कर रहा था। खिलाफ मामूल वो संजीदा था। क्या कर रहा है तू? वो बोला। मैंने कहा, कोई ख़ास काम नहीं, वैसे काम बहुत है। चल मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ? मेरा ख्याल था आज चंदा को अपने ऑफिस दिखाऊंगा। चंदा ने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, यह मेरे साथ काम करेगी। बड़ी अच्छी बात है, रईस बोला, मगर अभी तो मेरे साथ जाना है। मैं समझ गया कि वो चंदा के सामने कोई बात करने से गुरेज कर रहा है। कोई हर्ज है अगर चंदा भी साथ चले? हर्ज तो कोई नहीं, मगर फ़ायदा भी कोई नहीं। ये बिलावजह परेशान हो गई। रईस ने कहा, चंदा खुद भी बैकआउट कर गई। मेरा ख्याल है कि आज मैं यहाँ के मामला से निमट लूँ। मैंने कहा, अपनी पैकिंग भी शुरू कर दो। आज नहीं तो कल तुम्हें यह क्वार्टर छोड़ के मेरे साथ जाना होगा। इसकी इतनी जल्दी क्या है? चंदा ने कहा और रईस मुस्कुराने लगा, क्योंकि मदा कुछ और होने के बावजूद हमारे कहे हुए अल्फाज का मतलब कुछ और निकलता है। चंदा झींप कर दूसरी तरफ चली गई और मैं रईस के साथ गाड़ी में बैठ गया। तेरी सूरत पर 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या होने वाली बीवी ने सुबह सुबह चिमटे से तवाज़ा की है? वो बिगड़ के बोला, बकवास मत कर, ये सब तेरी वजह से हो रहा है साले। मैंने कहा, क्या नीलम अभी तक कल रात की बात पर बरहम है? वो बोला, नीलम को कुछ नहीं हुआ। तुझे कुछ शबनम की खबर है? मैंने कहा, इत्तफाक है, कल से मेरा इससे कोई रब्ता नहीं हुआ। इत्तफाक के बच्चे वो हॉस्पिटल में दाखिल है। मैं चौंक पड़ा। हॉस्पिटल में क्यों? वो डॉक्टर आयशा के नफ्सियाती हॉस्पिटल में दाखिल है। तो मुझे बताता कि उन्हें कैसे क्या हुआ। कसम अल्लाह की प्यारे, मुझे मालूम होता है तुझे ज़रूर बताता। मैंने कहा, तुझे कैसे पता चला कि शबनम डॉक्टर आयशा के नफ्सियाती क्लिनिक में ज़ेर इलाज है? यार, फ़ोन किया था डॉक्टर आयशा ने। मैंने कहा, डॉक्टर आयशा ने किसे फ़ोन किया था? के पास नीलम का नंबर नहीं था। वो किसी नासिर अजीम को नहीं जानती थी। रईस सोच में पड़ गया। यार, मेरी इससे बात नहीं हुई थी। फ़ोन आया था घर पर और बात की थी बानो खाला ने। पता नहीं इनसे किसी ने क्या कहा। मैंने कहा, आयशा नफ्सियाती हॉस्पिटल से फ़ोन आने का लाजमी मतलब यह तो नहीं होगा खुद डॉक्टर आयशा ने फ़ोन किया था? पता नहीं यार, किसी ने बानो खालों का पैगाम दिया कि बात नीलम को फौरी बता दी जाए। उन्होंने स्टूडियो में फ़ोन कर दिया कि नीलम की इनसे बात हुई है। फिर नीलम ने मुझसे कहा कि तुम्हें मालूम है डॉक्टर आयशा का नफ्सियाती क्लिनिक कहाँ है? मैंने कहा कि मुझे मालूम है। वो बोली कि शबनम वहाँ दाखिल है, तुम फ़ौरन चले जाओ और फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, जाते हुए नासिर को भी अपने साथ ले जाओ। मैंने नीलम से पूछा था कि शबनम को क्या हुआ, तो उसे भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि बानो खाला को कुछ पता नहीं। अभी चल कर देख लेते हैं। मैंने कहा, रईस मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अब एक घामट, डॉक्टर आयशा मुझे शालम समझती है, जबकि मैं नासिर अजीम हूँ। मेरा शबनम से क्या ताल्लुक़? रईस गर्म हो गया। तू क्या समझता है साले? डॉक्टर आयशा तेरी शक्ल देखते ही पुलिस को फ़ोन कर देगी। मैंने कहा, शाह आलम के फ़रार की खबर इसने भी पढ़ी होगी, मगर वो हॉस्पिटल में पुलिस को नहीं बुलाएगी। मैंने कहा, नहीं रईस, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तू जाके शबनम को देख, मैं बाहर गाड़ी में बैठता हूँ। मेरी बात रईस की समझ में आ गई। इसने गाड़ी को बाहर खड़ी हुई गाड़ियों की तार में खड़ा किया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया।
पेजारो के शीशे इस हद तक स्याह थे कि बाहर से मुझ पर किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। जब तक कोई करीब आकर शीशे से नाक लगा के न देखता मुझे पहचान नहीं सकता था। मेरा जहन शबनम की बीमारी की नौयत के बारे में अंदाज़ा करने से कासिर था। अभी गुज़श्ता रोज़ वो मेरे साथ थी और बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर अचानक से क्या हो गया? मैं बार बार कलाई की घड़ी को, इस गेट को देखता रहा जिसमें रईस अंदर गया था। अंदर से मरीज़ों की और उनके तीमारदारों की आमद रफ्त जारी थी। 10 मिनट बाद एक एम्बुलेंस बाहर खामोशी से एक तरफ चली गई। मैं इंतज़ार के हर लम्हे को घड़ी की तरह काटता रहा और परेशान कुन हालात की जलगार से उलझता रहा। बाहर गाड़ियों की आमद रफ्त जारी थी। वक्फे से सड़क के किनारे तिरछी हुई खड़ी गाड़ियों में से कोई गाड़ी निकलती थी तो फ़ौरन ही इसकी जगह दूसरी गाड़ी ले लेती थी। रईस ने गाड़ी को कितार के आखिर में खड़ा किया था और किसी हद तक ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी की थी, क्योंकि गाड़ी इस हद तक आगे खड़ी थी जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड नज़र आ रहा था। बोर्ड पर बना हुआ था तीर का निशान। ये जाहिर करता था कि गाड़ियाँ बोर्ड के दाएं तरफ खड़ी की जा सकती। तकरीबन ऐसे ही हर बोर्ड से आगे गाड़ियाँ मौजूद थीं। पार्किंग की जगह न मिलने के बाद लोग बोर्ड की नज़रअंदाज कर देते थे और मुकर्रर हद से आगे गाड़ी खड़ी करने में कोई मजाका नहीं समझते थे। यहाँ ट्रैफिक पुलिस का कोई अफसर भी नहीं था कि खिलाफ वर्दी पर चालान का खतरा होता। अभी मैं इजाज़त ले ही रहा था कि एक ट्रैफिक सार्जेंट नमूदार हुआ। इसने अपनी मोटरसाइकिल बिल्कुल गाड़ी के बराबर ला के रोकी और इस गाड़ी की तरफ बढ़ गया जो मेरे साथ ही खड़ी हुई थी। वो भी मुकर्रर हद से आगे थी, लेकिन इसमें एक ड्राइवर टाइप शख्स बैठा हुआ था। बंद शीशों से मैं ट्रैफिक सार्जेंट और ड्राइवर के दरमियान होने वाली बहस को देख सकता था। सार्जेंट बार बार ट्रैफिक साइन की तरफ इशारा करता था और मालूम नहीं अपने दिफा में क्या दलील देता था। जाहिर है इसकी कोई भी दलील वजन नहीं रखती थी। इसने वाज़ा कानून शक्नी की थी और अब कोई वजह इस हरकत का जवाब फराहम नहीं कर सकती थी। मुझे अब अपनी फ़िक्र लाहक होने लगी थी, क्योंकि इतने करीब आके सार्जेंट ने मुझे अंदर बैठा देख लिया था। इसकी नज़र बार बार मेरी तरफ उठती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे वो कह रहा हो कि ठहर जाओ बच्चों, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ भी। फिर आखिर यही हुआ। पहली गाड़ी के ड्राइवर ने मजबूर होकर मुक्का कर लिया था, क्योंकि सार्जेंट ने इसका चालान नहीं किया था। ड्राइवर की सूरत का तासुरात कुछ ऐसे थे जैसे इसको मजबूरी में कड़वा करेला चबा कर निकलना पड़ा हुआ, और सार्जेंट के लबों पर डटाई से भरपूर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसने आहिस्ता से खिड़की के शीशे पर दस्तक दी और मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैंने पावर विंडो का बटन दबा के शीशा खोला। पूछा, क्या बात है? बात भी बताएंगे शहनशाह हो, ज़रा बाहर तशरीफ़ लाओ। सार्जेंट ने चालान बुक फिर निकालते हुए कहा। अब इनकार की गुंजाइश भी नहीं थी। अभी तक सार्जेंट ने मेरा चेहरा देखने के बावजूद किसी शनासाई का इजहार नहीं किया था, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे सामने आते ही वो मुझे पहचान जाएगा। फिर वही होगा जो मैं नहीं चाहता था। मगर नीचे उतरने से पहले मैंने फैसला कर लिया था कि हालात के पेश नज़र मेरा लाया-अमल क्या होगा। मेरे खामोशी से गिरफ्तार हो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अभी पहले सार्जेंट से मुकमका करूँगा, लेकिन मेरा सौदा बड़ा होगा। ये मामला सिर्फ ट्रैफिक के कानून की मामूली खिलाफ वर्जी का नहीं था। मैं सार्जेंट से कहूँगा गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। फिर इससे साफ बात करूँगा कि मुझे ना देखने की अवज़ क्या नजराना कबूल करेगा। अगर वो 5-10 हज़ार लेकर खामोशी से रुखसत हो जाने की पेशकश को फ़ायदेमंद समझते हुए फ़र्ज़ कर लेता है तो इसने आज शाह आलम को देखा ही नहीं, तो ये बाइज़्ज़त समझौता दोनों को रास आएगा। बस सूरत है दिगर इसकी फ़र्श शनासी का जज्बा जाग उठा तो मुझे इस जज्बे को नाकआउट करके सुलाना पड़ेगा। मुझे यकीन था कि अभी तक इसने गाड़ी के नंबर पर नज़र नहीं डाली है, चुनाचे बाद में गाड़ी का सुराग लगाना इतना आसान नहीं होगा। अब फ़र्ज़ महाल इसने सरागासी की और नीलम के घर पहुंच गया तो वहां साफ इनकार करना भी आसान होगा और इसकी किसी अफसर आला से बात करा के इस गलत फहमी को रफ़ा कराना भी मुमकिन होगा। नीचे उतरने के बाद मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल के पेजारों में बैठने वालों की भरपूर नखुवत का मुजाहरा किया। यस, क्या मसला है? वो गालिबन हर रोज़ ऐसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का आदी हो चुका था। गाड़ियाँ हर रोज़ ट्रैफिक साइन से आगे खड़ी होती थी और वो मुलाकात के औकात में हर रोज़ चक्कर लगा के 2-4 गाड़ियों का चलान कर सकता था या चलान ना करने के एहसान की कीमत वसूल कर सकता था। हर फेरे में इसके 150 खड़े थे। इसने ट्रैफिक साइन की तरफ इशारा किया। ये देखा है जनाब ने? मैंने कहा गाड़ी हद से आगे खड़ी है। इसने कहा ये जुर्म है। तस्लीम किया, बिल्कुल जुर्म है, आपका चालान होगा। मैंने अपना पर्स निकाला। छोड़ो सर जी, जितना जुर्माना चाहो यहीं वसूल कर लो, हमें क्यों कोर्ट कचहरी में खज्जल खवार करते हो। वो कामयाबी से मुस्कुराया। आप बंदे सियाने हो। मैंने इसे मज़ीद एहतराम 100 का नोट पेश किया जो उसने शुक्रिया अदा किए बगैर अपनी जेब में रख लिया और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। मैं सिर्फ 100 रुपये में जान छूट जाने पर बहुत खुश और मुतमईन था। सार्जेंट ने मुझे शनाख्त नहीं किया था, वरना शायद 5-10 हज़ार में भी मेरी गुलू खलासी ना होती। इस मामूली वाक़े से मुझे एक सबक और मिला था कि आइंदा मुझे इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि मेरा कहीं भी पुलिस से रब्ता ना। मामूली और रोज़मर्रा के ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी से भी बचना होगा, वरना कहीं ना कहीं पुलिस में मैं मुझे पहचान ज़रूर जाएगा। अभी मैं सार्जेंट की तरफ देख ही रहा था कि गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब दरवाजे से अंदर दाखिल होते रुक गई और मैंने अपने मुकाबिल डॉक्टर आयशा का हमेशा मुस्कुराने वाला शफीक चेहरा देखा। हेलो शाह आलम, डॉक्टर आयशा ने खिड़की से झांक के कहा। यहाँ क्यों खड़े हो? सार्जेंट ने घूम के मेरी तरफ देखा तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। एक लम्हे के लिए मेरी और सार्जेंट की नज़र मिली, फिर इसने मोटरसाइकिल को किक लगाई और घूम के वापस चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया और डॉक्टर आयशा की तरफ बढ़ा। मैं अभी आया हूँ। इसने सर हिलाया। अच्छा, अंदर आओ, बड़ा अच्छा हुआ तुम मिल गए, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। डॉक्टर आयशा की गाड़ी आगे बढ़ के हॉस्पिटल में दाखिल होगी। अब मैं बाहर बैठ के रईस की वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकता था। मेरे लिए अंदर जाकर डॉक्टर आयशा से बात करना ज़रूरी और नागुज़ीर हो गया था।
मैंने पिजारो के दरवाजे को लॉक किया और महतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। हॉस्पिटल का नक्शा मेरा देखा हुआ था, चुनांचे मैं सर झुकाए सीधा डॉक्टर आयशा के कमरे की तरफ बढ़ा। वो गाड़ी पार्क करके कमरे में पहुंची ही थी कि मैं भी पहुंच गया। मैंने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, टेक इट सीट प्लीज़। आदत के मुताबिक वो उर्दू में आधी पब्लिक आधी बल्कि बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा अंग्रेज़ी मिला के बात करती थी। मैंने शुक्रिया अदा किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर आयशा ने मुझसे माजरत की और पहले चंद फाइलों में कुछ देखा, फिर अपनी दराज में से एक रजिस्टर निकाल के कुछ लिखा और एक बटन दबा के इंटरकॉम पर किसी को तलब किया। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसने चश्मा उतार के मेज़ पर रखा और कुर्सी की पुश्त का सहारा लिया। दी मेक इट नेक, तो देखिए क्या हुआ है। मैंने कहा, दुनिया बहुत छोटी जगह हो गई है। डॉक्टर आयशा कुछ देर मुझे देखती रही। वो लड़की फिर मेरे पास आई है, शबनम। मैंने कहा, वो सही जगह आई है, लेकिन इस मरतबा हालात तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़राब हैं। मैंने कहा, शायद। यू आर आ फेगेटिव। डॉक्टर आयशा ने कहा, ये बात मुझे इस वक्त में मालूम थी जब तुम बाहर इस पुलिस मैन से बात कर रहे थे। मैंने कहा, फिर आपने मुझे कानून के हवाले क्यों नहीं किया? इसकी बहुत से वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि मैंने अखबारात में मुतज़ाद बातें पढ़ी थी। मैं ये नहीं कर सकती कि सच क्या है और झूठ क्या है। दूसरी वजह यह है कि मैं ख़ुद को किसी लीगल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करना नहीं चाहती। लेकिन तीसरी वजह जो मेरे लिए सबसे अहम थी वो शबनम है। तो मैं पुलिस के हवाले करके मैं इसकी वो नहीं कर सकती थी। अगर इसे मालूम हो जाता कि तुम्हें पुलिस ने गिरफ़्तार किया है तो मायूस होकर वो न जाने क्या कदम उठाती। इसकी ये हालत तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में होती थी। मैंने चूँकि कहा मुझे बचाने के लिए, येस डोंट यू नो। मैंने कहा, मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि डॉक्टर आयशा। इंटरकॉम का बजर बजा था। डॉक्टर आयशा ने रिसीवर उठाया। यस रिपोर्टर, अभी जो अखबार वाला आए इसे बता दो कि शी इज़ ओके और मैं फ़िलहाल किसी से नहीं मिलूँगी। डॉक्टर सारा से कहो कि वो प्रेस वालों को मुतमईन कर दे और इन्हें बता दें कि शबनम को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मिलने पर इसरार ना करें। मैंने कहा, क्या मैं इसे नहीं देख सकता? वाई नॉट। हम ऊपर इसके कमरे में जा सकते हैं, यहाँ मुसलसल मुदाखलत होगी और तुम्हारे लिए बहुत रिस्क है कि तुम्हें कोई सहाफ़ी देख ले। इसके लिए तो तुम्हें खबर हो, मगर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इन्होंने दरवाज़ों को लॉक किया और खड़ी हो गई। कम विद मी। मैं इनके पीछे किसी हद तक इसकी आड़ में चलता रहा। इस वक्त वहाँ कोई जर्नलिस्ट नहीं था, चुनांचे किसी और ने मेरी सूरत पर गौर नहीं किया या मुझे देखता तो पहचानता नहीं। शाह आलम का नाम एक मखसूस हल्के में शैतान की तरह शोहरत ज़रूर रखता था, जिसमें सियासतदान, वकील और सहाफ़ी या पुलिस वाले शामिल थे। मगर आम आदमी के लिए जो अपने काम से काम रखता था, शाह आलम का नाम किसी इश्तिहारी मुजरम का नाम नहीं था जिसे सब लोग हर जगह शनाख्त कर सकते हों। शबनम ऊपर वाली मंजिल पर इसी कमरे में थी जिसमें वो पहले भी कुछ दिन गुजार चुकी थी। मैं डॉक्टर आयशा के साथ कमरे में पहुंचा तो शबनम बेड पर सुकून की गहरी नींद में थी और दुनिया माफ़ी हमा से बेखबर सो रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और पंखा बेआवाज़ तरीके से घूम रहा था। कमरे में बेड के अलावा 2 कुर्सियाँ थीं। डॉक्टर आयशा ने एक कुर्सी आहिस्ता से उठाई और मुझे इशारा किया कि मैं दूसरी कुर्सी उठा लूँ। हम बेड से कुछ फासले पर एक गोशे में बैठ गए। मैंने कहा, डॉक्टर आयशा, अब आपको सच बताने में कोई हर्ज नहीं। मैं यहाँ एक दोस्त के साथ आया था, इसे मैंने अंदर भेजा था कि शबनम को देख आए और ख़ुद बाहर इसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। आपने मुझे देख लिया था। मैंने आपके लिए मसाइल पैदा करने नहीं चाहता था। तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? मैंने कहा, क्या आप मालूम करा सकती हैं, वरना वापस जाकर मुझे गैर मौजूद पाएगा तो परेशान होगा। मैं देखती हूँ। डॉक्टर आयशा बाहर निकल गई। मैं तकदीर के इस खेल पर हैरान था। मैंने शाह आलम की शख्सियत को पीछे छोड़ दिया था, मगर वो किसी आसेब की तरह मेरा पीछा कर रहा था और मुझ पर गालिब आ रहा था। गुज़श्ता शब मैं चंदा के साथ था तो यके बाद दीगरे 2 वाक़यात ऐसे हुए थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से नासिर अजीम को महफूज रखा था। आज फिर हालात ऐसे थे कि मैं शाह आलम होने से इनकार नहीं कर सकता था। डॉक्टर आयशा के लिए मैं शाह आलम ही था और इन्हें किसी सूरत कायल नहीं कर सकता था कि मैं नासिर अजीम हूँ। शाह आलम ना होता तो दोबारा शबनम के लिए परेशान होकर यहाँ क्यों आता? मुझे पूरा यकीन था कि बदकिस्मती किसी इत्तेफाक से पुलिस मुझे यहाँ गिरफ़्तार कर ले तो डॉक्टर आयशा की गवाही मेरे खिलाफ जाएगी और इन्हें मुझे शाह आलम करार दिया तो ये इनके नज़दीक सच ही होगा। डॉक्टर आयशा चंद मिनट के बाद आई, मेरे सामने बैठ गई। तुम्हारा दोस्त वाकई बाहर परेशान हो रहा था। मैंने इसे अपने ऑफिस में बिठा दिया है। मैंने कहा, डॉक्टर आयशा, शबनम को क्या हुआ था? जो कुछ शबनम के साथ हुआ अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है। आई डोंट नो कि पुलिस वाले इतने ब्रूट क्यों हो जाते हैं। शायद अंदर से हम सब वैशी होते हैं। पुलिस फोर्स में जाने से पहले वो भी हमारे जैसे नरम दिल रखने वाले और डरपोक, पुलिस के नाम से कांपने वाले और तशद्दुद से नफरत करने वाले आम इंसान होते हैं। मगर वर्दी पहन के और थाने में कुछ अर्सा रह के इनकी फितरत में एक हैवानी तब्दीली आ जाती है। वो अपने जैसे बेबस इंसानों पर बड़ी सफाकी से जुल्म करते हैं। इनके जिस्मों को तशद्दुद से पामाल करते हैं और तोड़ते फोड़ते हैं। इंसान को हालात तक कर देते हैं। इन्हें ख्याल ही नहीं आता कि कभी वो खुद भी इंसान थे। ये पुलिस की बर्बरियत का नतीजा है। मुझे तैश आने लगा। यह शबनम का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। इसका एक साथी शबनम को यहाँ लाया था तो इस पर हिस्ट्रिया के दौरे पड़ रहे थे। लेकिन इस नर्वस ब्रेकडाउन की कोई वजह भी होगी। यस, पुलिस शबनम को तफ्तीश के लिए ले गई थी। इन्होंने शबनम से पूछा कि शाह आलम फ़रार होकर कहाँ गया है। जाहिर है शबनम ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तो इन्होंने अपनी रवायत के मुताबिक 3rd डिग्री के तरीके इस्तेमाल किए। मेरा खून खोलने लगा। इन्होंने इस पर जिस्मानी तशद्दुद किया। जिस्मानी भी, लेकिन जिस्मानी से ज़्यादा नफ्सियाती। मेंटल टॉर्चर की वजह से इसकी ये हालत हुई है। ओह माय गॉड। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया
और ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए इस लड़की पर और अपने आप से शर्म आनी चाहिए कि तुमने इसे अज़ाब में मुब्तला किया। डॉक्टर आयशा ने पुरमलामत लहजे में कहा।